हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक लाया हूँ जिससे आपके सभी क्वेश्चन यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे करंट के बारे में। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, यदि एवरेज करंट की बात करें तो डी क्यू बाई डी टी। यहाँ डी क्यू क्या है? चेंज इन चार्ज है, और डी टी क्या है? चेंज इन टाइम इंटरवल है। ठीक, ये इंस्टेंटेनियस चार्ज करंट की बात करें तो डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे डी क्यू बाई डी टी का। ओके, तो ये सब तो आप जानते हो कि इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। करंट के बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्राफ्ट वेलोसिटी। तो आप क्या करते हैं, जब कोई कंडक्टर है, ठीक, कंडक्टर में आप बैटरी लगाते हैं तो वहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है? करंट डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ठीक, या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। ओके, लेकिन एनसीईआरटी ये कहता है कि जब हम पोटेंशियल नहीं लगाते हैं तो भी इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी होती है। जो ये वेलोसिटी होती है इनकी थर्मल वेलोसिटी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं होता है। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है कि जब पोटेंशियल नहीं है, जब पोटेंशियल क्या है? जीरो है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कुल वेलोसिटी होती है। ये वेलोसिटी किसके कारण होती है? उसके थर्मल वेलोसिटी कारण आती है। ठीक, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकंड है। तो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। देखिए लिखता है बट डज नॉट करंट फ्लो, फिर भी करंट का फ्लो नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है? ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर इधर उधर अपने में टकरा के अपने इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी खत्म कर देते हैं। ठीक, ये वेलोसिटी इनके थर्मल वेलोसिटी कारण होती है, पर ये क्या होते हैं? इनका मोशन रैंडम होने के कारण ये क्या करते हैं? अपने ही वेलोसिटी के दूसरे में खत्म कर देते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है? करंट का फ्लो नहीं होता है। ओके, तो फिर क्या होता है? जैसे हम इसे यहाँ पे पोटेंशियल लगाते हैं तो पोटेंशियल लगाने के क्या कारण क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल जाता है, कि सभी को एक डायरेक्शन मिल जाता है, सभी एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं इसी पोटेंशियल के कारण। ओके, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाता है कि एक्सलेशन मिल जाता है पोटेंशियल देने के कारण। इसमें एक्सलेशन आ जाता है, इसके कारण क्या होता है? सभी का मोशन क्या होता है? एक डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक, सबका रैंडम मोशन नहीं होता है। ठीक, सबको एक डायरेक्शन मिल जाता है और सभी एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। तो ये एनसीईआरटी लिखता है जब व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड, जैसे पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया गया, करंट फ्लो ड्यू टू एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन मिल जाएगा, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एवरेज वेलोसिटी, इसे क्या कहते हैं? ड्राफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो इसी एक्सलेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का एक वेलोसिटी मिलता है, एवरेज वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? ड्राफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, तो ड्राफ्ट वेलोसिटी क्या है? इस एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ड्राफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, तो सभी लाइन एनसीईआरटी का है। अब बात करते हैं ड्राफ्ट वेलोसिटी से वीडी डिनोट करते हैं। तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है? एक्सलेशन टू टाइम। यहाँ पे एक्सलेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे एक्सलेशन क्या? इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन है, और जो टाउ है इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक, यहाँ वीडी क्या होता है? ए इंटू टाउ होता है। ठीक, जहाँ ए क्या है? एक्सलेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन, और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसे ही कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, ड्राफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? वी डी बराबर ए इंटू टाउ, जहाँ ए क्या है? एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। ओके, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसे ही कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में एक्सलेशन का ये वैल्यू होता है। तो एक्सलेशन को ये भी लिख सकते हैं ई बाई एम लिख सकते हैं। एक्सलेशन को क्या लिख सकते हैं? ई बाई एम। ठीक, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा ई फॉर्मूला। ठीक, तो वी डी बराबर हम लिख सकते हैं ई टाउ बाई एम। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है वी डी बराबर ई टाउ बाई एम। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप पहले याद कीजिए। ठीक, दूसरा आता है कि जब इसको पोटेंशियल में चेंज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल में भी चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है? वी बाई डी, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस, जिस पॉइंट हमको निकालना है पोटेंशियल वो डिस्टेंस। ओके, तो ड्राफ्ट वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी डी बराबर ई वी टाउ बाई एम एल, जहाँ ई क्या है? यहाँ ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 कूलम, 19 कूलम। यहाँ वी क्या है? पोटेंशियल है। ये टाउ क्या? रिलैक्सेशन टाइम है। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एल क्या है? इस कंडक्टर का लेंथ है। ठीक, तो एक बार फिर से पूरा फॉर्मूला देख लीजिए। वी डी बराबर क्या होता है? ए इंटू टाउ, ये क्या? एक्सलेशन, टी टाउ क्या? रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक, एक्सलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्राफ्ट वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, ई टाउ बाई एम भी लिख सकते हैं। ओके, जब इसको पोटेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई वी टाउ बाई एम एल, जहाँ ई क्या इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
लेटरल लेंथ है। और इसमें भी हम बात कर लें तो ई क्या इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम है, बाई एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो पहला इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्मूला है, आप इससे ये फॉर्मूला आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पहले जरूर से याद कीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्राइव वेलोसिटी। तो करंट और ड्राइव वेलोसिटी में क्या रिलेशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है करंट बराबर आई बराबर एन ई ए वी डी। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, करंट बराबर क्या होता है एन ई ए वी डी, जहाँ एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ई क्या है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
ठीक। ए क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर का कितना एरिया है वो है। ठीक। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आई बराबर एन ई ए वी डी। ओके। अब अगला बात करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब कितने डेंसिटी में घने, कितनी डेंसिटी में करंट है। ठीक। यानी करंट डेंसिटी मतलब जे बराबर होता है आई बाई ए। ये हम सिंपल से याद कर लीजिए, जे बराबर क्या होता है आई बाई ए। ए क्या है, एरिया है, आई क्या है, करंट है। ओके। करंट डेंसिटी क्या होता है, कितने एरिया में करंट है उसे ही कहते हैं कितने एरिया में। तो क्या होता है, जे बराबर आई बाई ए। ठीक। सिंपल से याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ओके। तो मान लीजिए कि कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब यहाँ पे एरिया हर जगह कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ एरिया ज़्यादा है। ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ पे क्या क्या सेम होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, अंडर स्टेडी स्टेट विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा, ये था एक क्वेश्चन। इसी को मैंने पूरा फॉर्म कर दिया, सभी की वैल्यू रख दी। ठीक। तो याद कर लीजिए, अंडर स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट होता है तो वहाँ पर जो करंट होता है वो सेम होता है। ठीक। तो करंट की बात करें तो करंट हमेशा सेम होगा, जहाँ से इतना करंट यहाँ फ्लो होगा उतना ही यहाँ से बह के निकलेगा। ठीक। तो जितना यहाँ से करंट जाएगा उतना ही यहाँ से निकलेगा। तो करंट की वैल्यू सेम होगी, जैसा भी क्रॉस सेक्शन एरिया उससे मतलब नहीं है। ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यही था, केवल यही था कि इसमें अंदर स्टेडी स्टेट कौन सा रिलेशन सही है, तो करंट का रिलेशन सही, यही क्वेश्चन था। लेकिन मैंने और सब कुछ चीज़ों को भी लेते हैं कंपेयर करके। ओके। बात करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बराबर अभी हमने पढ़ा, जे बराबर आई बाई ए होता है। ठीक। तो जिसका एरिया कम वहाँ पे करंट, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक। तो जहाँ का एरिया कम वहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो जहाँ पे एरिया कम, यानी ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ घना ज़्यादा है तो इधर ही क्या होगा, करंट डेंसिटी ज़्यादा होगा। ओके। तो मतलब जिसका एरिया कम होगा वहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक। तो यहाँ पे ये ज़्यादा होगा, जी मतलब ये ए पॉइंट पे ज़्यादा होगा बी पॉइंट से। ठीक। तो जे ज़्यादा होगा जे बी से। ठीक। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो आपने पढ़ा होगा वी डी बराबर क्या होता है, ई टाउ बाई एम होता है। ठीक। ये जो वी डी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक। आपको पता है मास क्या होता है, मास मतलब इसको डेंसिटी के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास को हम यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में भी चेंज कर सकते हैं। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक। तो जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं वी डी बराबर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो जहाँ पे वॉल्यूम कम है वहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक। तो ये भी कहाँ होगा, पॉइंट ए पे ज़्यादा होगा, मतलब जहाँ पे घना है वहाँ पे ज़्यादा होगा, बस ये याद कर लीजिए, इस सभी की वैल्यू यही आएगी आपकी। ठीक। तो पॉइंट ए पे क्या होगा, वी डी भी ज़्यादा होगा, भी मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉइंट ए पे ज़्यादा होगा पॉइंट बी से। ओके। अब अगला बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक। तो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉइंट ए पे ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट ए पे ज़्यादा होगा। पोटेंशियल की बात करें तो वो भी पॉइंट ए पे ज़्यादा होगा। ठीक। ये सभी पॉइंट जो है सभी पॉइंट ए पे ज़्यादा होंगे, बाकी जो करंट है वो सब जगह सेम होगा। ठीक। तो एक बार फिर से देख लीजिए, करंट क्या होगा, सब जगह सेम होगा। ठीक। हर जगह सेम होगा। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी कहाँ होगा, ए पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे कम एरिया वहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ ज़्यादा एरिया करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहाँ होगा, जहाँ कम एरिया वहाँ ज़्यादा होगा। ठीक। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, जहाँ कम होगा उधर ही ज़्यादा होगा। तो ये सभी कहाँ होंगे, जहाँ कम एरिया उधर ही ज़्यादा होंगे। ठीक। आपके नीट का क्वेश्चन के लिए था कि अंदर स्टेडी स्टेट कौन सा रिलेशन सही है, ये सभी को इक्वल करके दिखा दे वो। ओके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज पार्टिकल इसका मूव करना, इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। ठीक। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होना, इसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहते हैं। ओके। एनसीईआरटी ये लिखता है द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल टू मूव थ्रू अ मीडियम इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पुलिंग देम। तो यही एबिलिटी है क्या, चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या करना है, मूव करना है, इसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहते हैं। ठीक। मोबिलिटी को इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर क्या होता है, वी डी बाई ई। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, म्यू बराबर क्या होता है, वी डी बाई ई। ओके। यहाँ वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक। तो वेलोसिटी मतलब कि इसकी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है मोबिलिटी। ठीक। तो याद करिए म्यू बराबर क्या होता है, वी डी बाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज का मूवमेंट होना, इसे ही कहते हैं मोबिलिटी। तो म्यू बराबर वी डी बाई ई। ठीक। अब बात करते हैं वी डी, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अब वैल्यू जानते हैं, ई टाउ बाई एम होता है। ठीक। वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो आपको एक नया फॉर्मूला आता है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप दिमाग में रख के आप चलिए, हमेशा हर क्वेश्चन को रिलेट करते चलिए, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत चीज़ें आप याद करते कंफ्यूज हो जाएंगे। तो म्यू क्या ई टाउ बाई एम हो जाएगा। ठीक। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नीचे से कट जाएगा। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा, ई टाउ बाई एम हो जाएगा। ठीक। यहाँ ई जो था कट जाएगा। ओके। तो आइए इस पर क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन आया अभी तक, नीट 2020 क्वेश्चन है, एक चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁻10 वोल्ट मीटर हैज अ मोबिलिटी मीटर स्क्वायर वैल्यूम पोटेंशियल वी स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर इज ऑफ। ओके। हमसे मोबिलिटी की वैल्यू पूछा है। ठीक। हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया है और हमको क्या दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दिया। तो बस यहाँ वैल्यू रखिए, आंसर आएगा सीधे। तो म्यू क्या होता है, वी डी बाई ई होता है। तो वी डी की वैल्यू कितना है, 7.5 × 10⁻⁴ अपन ई की वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻10
यहाँ से आपका कट गया ये कितना 25, 2.5 बार में जाएगा, ठीक, मतलब 0.5 आएगा, यानी ऊपर जाएगा 10 के पावर 6 हो जाएगा। ओके, आंसर हमारा कौन सा आएगा, देखिए जाएगा 2.5, ये ऊपर चला जाएगा 10 के पावर 6 आ जाएगा, 25 10 के पावर 6, आंसर कौन सा होगा, डी। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नाम से ही रेजिस्टेंस जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट का, और इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है, ये अपोज करता है, ठीक। आप सब जानते हैं, ये सब पढ़े हैं और इस सब के आप नाम जानते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, आर से नोट करते हैं। आर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन करंट, ठीक, डेल्टा वी बाई आई होता है, ठीक, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन करंट होता है, ठीक। अब देखिए जो रेजिस्टेंस है इसमें क्या है, वी और आई तो टर्म आ रहा है, पर इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक, डज नॉट डिपेंड ऑन वी ऑन आई, यानी पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि क्या किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन शेप साइज एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, उसका शेप साइज पे डिपेंड करता है, ठीक, ये इस पर नहीं डिपेंड करता है वी और आई पे। ओके, क्योंकि हर वायर का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक, कोई जैसे कॉपर का वायर है तो उसका कम रेजिस्टेंस होगा, तो हर वायर का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक। तो रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड कर सकता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सॉरी करंट इस पर डिपेंड कर सकता है रेजिस्टेंस पे, पर ये रेजिस्टेंस इस सब पे डिपेंड नहीं करता है डायरेक्टली। आपने ये पढ़ा होगा वी और आई का जो ग्राफ होता है, जो इनका बीच का ये होता है, वी और आई के बीच का ग्राफ होगा, तो क्या होगा, ये वी और आई के बीच का जो स्लोप होगा, तो देखिए वी और आई के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ओरिजिन से, ठीक। इनका स्लोप क्या देगा, स्लोप या tan थीटा की बात करें क्या होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक। इसी फॉर्मूला से है, ये सब आप जानते होंगे, ठीक। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वी और आई के बीच का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं वी और आई के बीच का कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, और कहाँ से होगा, ओरिजिन से होगा। लेकिन इनके स्लोप की बात करें, जो tan थीटा होगा क्या होगा, आर के बराबर होगा, मतलब रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक। जब ये ग्राफ उल्टा दे दे, आई और भी के बीच दे दे, तो यहाँ तो ये तो स्ट्रेट लाइन वैसे ही ग्राफ बने, उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्लोप जो होगा वो tan थीटा यानी बात करें वो क्या होगा, 1/r, 1 रेजिस्टेंस होगा। तो आप हमेशा ग्राफ देख लीजिए, आई और भी के दिया है कि वी और आई में दिया है, ठीक। वी और आई में देगा तो क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक। आई और भी में देगा तो tan थीटा क्या होगा, 1/r होगा, ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम चार्ज डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में देखते हैं क्या होता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट से याद करना है, ठीक, भूलिएगा नहीं। जो आर बराबर होता है ml/n/e² टाउ इंटू ए होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, आर बराबर क्या होता है, ml/n/e² टाउ इंटू ए, बहुत इंपॉर्टेंट से याद कीजिए। ओके, जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है किसके बीच, चार्ज डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में कैसा होता है, ml/n/e² टाइम इंटू ए, जहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, l क्या है, लेंथ है, कंडक्टर कितना बड़ा लेंथ है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते ही हैं, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, a क्या है, कंडक्टर का एरिया है, ठीक। अब बात करेंगे ये जो वैल्यू, देखिए ये इतना टन, देखिए ये कांस्टेंट होता है, सबकी वैल्यू फिक्स होती है। जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं क्या होता है, ठीक, 9 × 10⁻31 होता है, ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, नंबर है तो कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, तो 1.6 × 10⁻19, तो ये भी कांस्टेंट है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होता है, ठीक। ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ वेरिएबल क्या होगा, लेंथ और एरिया। तो लेंथ और एरिया क्या होगा, वेरी करेगा सबका, मोटा कंडक्टर है, पतला कंडक्टर, उस पर वेरी करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो रेजिस्टेंस होगा आर बराबर होता है रो L/A, इसको इतने टर्म को हम रो बोलेंगे, इतने टर्म को, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, अब बात करते हैं ये रो क्या है। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा और किसी भी डिपेंड नहीं करेगा। शेप साइज कुछ से कोई मतलब नहीं है, ये केवल ओनली ऑन टेम्परेचर डिपेंड करेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन शेप साइज एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, ना ये शेप साइज कुछ पे भी डिपेंड नहीं करेगा ये, ठीक। जबकि रेजिस्टेंस है ये शेप साइज पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से देख सकते हैं आप, लेंथ और एरिया डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये किसी में नहीं, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ओके, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो बराबर m/n/e² टाउ। यहाँ से ये वैल्यू आप देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला याद करना है, पहले ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, ml/n/e² टाउ इंटू ए होता है, ठीक। इसी को हम रो बोलते हैं, m/n/e² टाउ को हम बोलते हैं रो। रो क्या है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ओके, तो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, r बराबर रो L/A। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये बनेगा, r बराबर रो L/A। रो क्या है, एक बार फिर से बता देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, ये केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसको डिपेंड नहीं करता, शेप साइज इस पे अब डिपेंड नहीं करता, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, केवल टेम्परेचर डिपेंड करता है रो। अब यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नीड 2014 जो भी है क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दिया है किसी आयरन वायर का, वो क्या है, आर है। इफ द लेंथ एंड रेडियस आर बोथ आर डबल, ये लेंथ और रेडियस दोनों को हमने डबल कर दिया, तो क्या इफेक्ट आएगा, वही पूछा है। ये रेजिस्टेंस भी पूछ रहा है और साथ ही साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है, दोनों के बारे में पूछा है। तो पहला चीज बता दे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ से आप देख सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम होगा, ठीक। ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये तो सेम होगा, इसमें कोई मतलब नहीं। जो रेजिस्टेंस है ये बदल सकता है, ठीक। रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हो रहा है, दोनों डबल हो रहे हैं, ठीक। रेडियस भी डबल हो रहा है और लेंथ भी डबल हो रहा है, ठीक। तो आपने पढ़ा होगा आर बराबर क्या होता है, रो L/A होता है, ठीक। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं L, और एरिया को हम R² के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक, एरिया को,
ठीक, सब तो कांस्टेंट हो जाएंगे, 4 पाई ये सब कांस्टेंट, तो आर एल स्क्वायर एल अपॉन आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ओके, आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपॉन आर स्क्वायर के। ओके, अब क्या होगा, दोनों डबल हो रहा है। ठीक, तो ये जब होगा लेंथ डबल तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर, और ये रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस भी डबल हो रहा है, रेडियस डबल होगा यानी स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4, तो यानी कितना हो जाएगा 1/2, यानी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा हाफ। ठीक, और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा, वो केवल डिपेंड नहीं करता किसी पे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो क्या होगा, यही आंसर है, रेजिस्टेंस विल हाफ, रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अनचेंज होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज किया है हर जगह। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस विल डबल एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाफ, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहा है हाफ हो गया, यहाँ पे बोल रहा है दोनों चेंज हो गए, इसमें बोला दोनों डबल हो गए, दोनों अनचेंज हो गए, दोनों डबल हो गए, तो इसमें सब में दोनों चेंज करा है, जबकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, अनचेंज होता है, कॉन्स्टेंट रहता है वो। ठीक, अब बात करते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। किसी वायर को आप खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो स्ट्रेच करने पे क्या होता है, उसका एरिया तो घटेगा, यदि उसको लंबा करेंगे यदि उसको लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसका एरिया घटेगा। ठीक, तो इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ अलग आएगा, जब बोलेगा स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, वायर को स्ट्रेच करेगा, तो यदि उसके लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक, यहाँ से यही हमेशा ज़्यादा पूछे, लेंथ को इंक्रीज करेगा, खींचे क्या करेगा, लेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक, तो जब लेंथ को एन टाइम कर देगा तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा। ठीक, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, आर रो बाई यल होता है। ठीक, तो रेजिस्टेंस जबकि लेंथ को हमने यल एन टाइम किया तो आपका रेजिस्टेंस एन टाइम होना चाहिए, लेकिन क्या एरिया भी क्या होता है यहाँ पे घटता है, इसीलिए क्या होता है, जो लेंथ होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो एन स्क्वायर टाइम आता है। ठीक, तो ये सिंपल से याद कर लीजिए, जब किसी लेंथ को अब खींचते हैं, किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्या रेशियो ले लेते हैं R1/R2 का, तो L1/L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो जब किसी वायर को आप खींचेंगे तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो, सॉरी रेडियस बोल, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वो क्या होगा, इनके लेंथ के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जो इनका रेजिस्टेंस होगा वो एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से, जो किसी लेंथ को आप खींचते हैं किसी वायर की लेंथ को, तो इसका रेजिस्टेंस होगा एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा, इनका रेशियो लेंगे, रेजिस्टेंस का रेशियो लेंगे R1/R2 का, तो L1/L2 का स्क्वायर फॉर्म में होगा। ओके, देखिए एरिया फॉर्म में कोई पूछता है, मान लीजिए पूछ दे तो क्या होगा, तो जब एरिया को एन टाइम करेंगे खींच के, ठीक, तो एरिया करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा R/N स्क्वायर टाइम हो जाएगा, R/N स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, इससे जो रेजिस्टेंस होगा R/N स्क्वायर टाइम हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वो रेडियस के फॉर्म में पूछ दिया, रेडियस को हमने खींच दिया, रेडियस को बड़ा किया तो एन के पावर 4 टाइम हो जाएगा जब रेडियस बोलेगा तो क्योंकि आर का स्क्वायर होता है, क्योंकि क्या एरिया क्या है, आर का स्क्वायर होता है, यानी क्या होगा एन के पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो इस पर नहीं पूछेगा, हमेशा आपको लेंथ को इंक्रीज करेगा, वो क्वेश्चन हमेशा ऐसे दिया भी है। ओके, तो नीट 2013 क्वेश्चन है, क्या है, एक वायर और रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक, इज स्ट्रेट टू ट्वाइस इज ओरिजिनल लेंथ। तो क्या एक वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसको हमने खींच के क्या कर दिया, इस स्ट्रेच कर दिया, उसके लेंथ को कितना दोगुना कर दिया उसके ओरिजिनल लेंथ के, ठीक, ट्वाइस कर दिया उसको ओरिजिनल लेंथ के। यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेचिंग वायर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रेचिंग वायर जो स्ट्रेच हुआ है उसका वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, आर डैश क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा, आर का जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा। ओके, तो आर डैश का हो जाएगा, जो क्या हमने ट्वाइस किया इससे क्या होगा, एन के पावर 4, 2 का स्क्वायर हो गया तो यानी क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, एंड टू रेजिस्टेंस ऑलरेडी कितना बोला था 4, ठीक, तो 4 × 4 यानी कितना 60 ओम। ओके, अब देखिए इसमें परसेंटेज के फॉर्म में पूछ दिया ये क्वेश्चन, इफ द वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इस लेंथ 1%, फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंसेज। तो यदि क्या किया, वायर को स्ट्रेच करके उसके लेंथ को 1% इंक्रीज किया है। ठीक, किसी वायर को खींच के हमने उसके लेंथ को कितना इंक्रीज किया 1%, तो फाइंड इन चेंज इन रेजिस्टेंस, तो उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा ये पूछा है। ओके, तो हमने आपको बताया था R1/R2 का रेशियो का, तो L1/L2 का स्क्वायर फॉर्म में होता है। ठीक, यदि हम चेंज की बात करें तो डेल्टा R/R, मेरे रेजिस्टेंस का डेल्टा R/R क्या हो जाएगा, ये जो जब भी आपको परसेंटेज आपने पढ़ा होगा ईडर मेथड, ईडर में क्या होता है, जो स्क्वायर फॉर्म में आता है ये आगे आ जाता है, स्क्वायर फॉर्म जो होता है। ठीक, जब ईडर फॉर्म में आपको करना होता है ये आगे आ जाएगा, तो 2 × डेल्टा L/L हो जाएगा। जब ईडर वाला मेथड का आपको करना होगा तो डेल्टा R/R बराबर क्या होगा 2 डेल्टा L/L हो जाएगा। तो डेल्टा R/R बराबर क्या होगा 2, ये होगा ही, और डेल्टा L/L की वैल्यू कितना देना, चेंज इन लेंथ की वैल्यू कितना 1% × 1, ये कितना हो जाएगा 2% हमारा हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा 2%, आंसर क्या होगा बी। ओके, अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस आर एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए। ठीक, तो टेम्परेचर क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो क्या होता है, जब आप किसी रेजिस्टेंस है, मतलब कोई वायर है, उसको आप गर्म करते हैं, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक, तो पहला क्या होता है, थर्मल स्पीड जो होता है इंक्रीज हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन का थर्मल स्पीड होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, जिससे उनके बीच कोलिजन बढ़ जाता है, ज़्यादा कोलिजन होने लगता है। ठीक, और इससे क्या होता है टाइम बिटवीन टू कोलिजन डिक्रीज,
तो उनके बीच का जो टाइम होता है वो घट जाता है। ऑलरेडी जब ज़्यादा कोलिजन करेंगे तो कोलिजन के बीच जो टाइम है, टाइम तो घटेगा ही ना। जल्दी कोलिजन होगा तो टाइम कम टाइम में कोलिजन हो जाएगा। ओके, तो यही है, इसमें कुछ याद करना नहीं है। जब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो थर्मल स्पीड हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जाएगा, थर्मल स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, कोलाइड जल्दी करने लगेंगे। इससे क्या होगा, टाइम बिटवीन टू कोलिजन डिक्रीज हो जाएगा और टाइम कम में टाइम में वो कोलाइड करने लगेंगे। ओके, तो जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वायर में, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपस में कोलाइड करने लगते हैं। ठीक, जब वो कोलाइड करने लगेंगे तो आगे आगे मूव नहीं कर पाएंगे। जब वो आपस में कोलाइड करने लगेंगे तो आगे मूव नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी वायर में। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थर्मल स्पीड बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन का, उनके बीच ज़्यादा कोलिजन होने लगता है, कोलिजन ज़्यादा हो गया तो मोशन कम होगा, कोलाइड ही करने लगेंगे। ठीक, और उनके टाइम, कोलिजन के टाइम भी घट जाएगा, कम में टाइम में कोलाइड करने लगेंगे। ओके, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, तो आइए देखते हैं जो रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर में क्या है रिलेशन, देख लेते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ RT क्या है देख लीजिए आप पहले। ठीक, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, जहाँ RT क्या है इनिशियल, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया था, R नॉट का इनिशियल रेजिस्टेंस है। ठीक, R नॉट क्या है इनिशियल रेजिस्टेंस है। ठीक, RT क्या है फाइनल रेजिस्टेंस, कितना बाद में रेजिस्टेंस हो गया। I नॉट का इनिशियल रेजिस्टेंस, पहले कितना रेजिस्टेंस था, RT क्या होगा बाद में कितना रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर, कितना हमने टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो बाद में उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यही है। तो RT क्या था, I नॉट क्या था इनिशियल रेजिस्टेंस था, RT क्या था फाइनल रेजिस्टेंस था। ठीक, और फिर क्या अल्फा क्या है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं उसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। तो RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही इफेक्ट इसमें भी आएगा, रोटी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, देखिए ये पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, अब पहले हम बात करते हैं सबसे, क्या भी आपने पढ़ा RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ अल्फा क्या है टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। ठीक, और देखिए यहाँ पे यदि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, ये अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, तो देखिए जो मेटल है इसका जो अल्फा होता है, जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, इसमें जो मेटल क्लियर क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मेटल में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, मेटल के लिए अल्फा वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बात करते हैं एलॉय, एलॉय जैसे क्या होता है, बहुत सारे मेटल से मिल के बनते हैं एलॉय। तो क्या मेटल का मिक्सचर होता है एलॉय। ठीक, एलॉय क्या होता है, ये क्या इसकी पॉजिटिव बहुत कम पॉजिटिव होता है पर कम पॉजिटिव में होता है। ठीक, तो यहाँ लो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है पर लो पॉजिटिव होता है। ठीक, इससे क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका भी क्या होता है इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस। ठीक, तो बात करते हैं मेटल चाहे एलॉय, दोनों की क्या होती है पॉजिटिव होती है। ठीक, दोनों को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ओके, बात करते हैं सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, इन दोनों का क्या होता है निगेटिव होता है अल्फा, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है इन दोनों का निगेटिव होता है। ठीक, इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, मेटल का जो होता है अल्फा पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ेगा, पॉजिटिव है। तो एलॉय है इसका क्या होता है पॉजिटिव, इसका भी होता है कम पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का निगेटिव होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। अब देखिए एनसीईआरटी में हमके 3 ग्राफ दिए हैं, तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। पहला देखिए कंडक्टर के लिए दिया है। ठीक, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच ग्राफ दिया है। ठीक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच ग्राफ दिया है, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। तो आपने पढ़ा होगा RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसका अगर कुछ स्ट्रेट लाइन बना चाहिए ना, देखिए इससे इक्वेशन पता चला स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन नहीं होता कंडक्टर के लिए, हमेशा इसकी वैल्यू कुछ इस फॉर्म में इंक्रीज होती है। ठीक, तो याद कर लीजिए कंडक्टर जैसे कौन सा होगा, एग्जाम्पल क्या है कॉपर, कॉपर के लिए कैसा होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच ग्राफ कुछ ऐसा हाइपरबोला, ठीक सॉरी पैराबोलिक, कुछ पैराबोलिक तरह ग्राफ होता है। ओके, मतलब बहुत तेज़ से इंक्रीज होता है। ठीक, तो कंडक्टर के लिए हम बोल सकते हैं बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ऐसा ग्राफ बनेगा, बहुत तेज़ से इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अल्फा और टेम्परेचर के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा। ठीक, पैराबोलिक बनेगा। ओके, बात करते हैं एलॉय, एलॉय जैसे नाइक्रोम और मैग्नीन है, एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक, कंडक्टर के एग्जाम्पल कॉपर दिया है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, रो और टी के बीच पैराबोलिक बनेगा ऐसा। ठीक, बात करते हैं एलॉय, एलॉय जैसे कौन होगा, नाइक्रोम और मैग्नीन है, इसका टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, बस कुछ यहाँ से। ठीक, कुछ इंटरसेक्ट होगा, इस इंटरसेक्ट को आर नॉट बोल सकते हैं। ओके, या रो नॉट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसी के बेस पे बनेगा। ओके, याद कर लीजिए एलॉय के लिए कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग ही बनेगा।
ठीक। इंक्रीजिंग एलॉय से नाइक्रोम मैग्नीज के लिए कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक। जैसा होता है वैसे ही बनेगा इसके लिए। लेकिन सेमी कंडक्टर के लिए स्क्वायर मतलब कि बहुत तेज़ से बढ़ेगा, ठीक, ऐसा बनेगा। सॉरी, कंडक्टर के लिए, ओके, कंडक्टर के लिए बहुत तेज़ से बढ़ेगा, ठीक। एलॉय के लिए जैसा होता है वैसे नॉर्मल बनेगा। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर की बात करें। सेमी कंडक्टर जैसे सिलिकॉन दिया, जर्मेनियम दिया और सम कार्बन, जैसे ग्रेफाइट की बात कर रहा है वो, ठीक। तो कौन सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सम कार्बन। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिकेशन और टेम्परेचर के बीच कैसे होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे घटेगा। ऑलरेडी क्या होगा, घट रहा है, यहाँ से क्या है, हाइपरबोला ग्राफ बनेगा, ठीक। देखिए टेम्परेचर क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, इससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे घटेगा। तो ग्राफ तीनों याद कर लीजिए, मुझवानी याद होना चाहिए सभी लाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेज, ठीक। तो इसको स्टॉप करके एक बार याद कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। तो 2020 क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड द टेम्परेचर ऑफ कॉपर। तो एकदम सिंपल सा, अभी आपने पढ़ा, कॉपर के लिए कौन सा होता है, रो और टी के बीच कैसा ग्राफ होता है, पैराबोलिक, ऐसा, ठीक। आंसर क्या होगा, ए, ओके। तो ये भी नहीं 2020 का ही क्वेश्चन है, क्या है, द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो कौन से सॉलिड के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, किसके लिए, आपको भी पता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। बाकी सबके लिए, चाहे मेटल की बात करें चाहे एलॉय की बात करें, दोनों के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, ओके। अब बात करते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो किसी रेजिस्टेंस पे आपको दिखा होगा, कभी देखा होगा आपने कोई रेजिस्टेंस, तो उसमें कुछ 4 रंग के ऐसे बैंड बने होते हैं, कलर के बैंड बने होते हैं। ये बैंड हमें क्या बताता है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है, ठीक। ऐसे 4 रंग के बैंड बनेगा, आपने कोई डिवाइस देखा होगा तो उसमें से रेजिस्टेंस के 4 रंग के बैंड बने होते हैं, इसे ही कहते हैं कलर कोडिंग। ये कलर कोडिंग होता है किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताने के लिए, ओके। इसमें देखिए 4 होते हैं, एक होता है ABCD। जो A और B होता है ये वैल्यू बताता है, आगे की वैल्यू बताता है, इसे ऐसे लिखते हैं आगे फॉर्म में, ठीक। A और B को कैसे लिखते हैं, A और B को ऐसे आगे लिखेंगे, ठीक। और जो C होता है इसको 10 के पावर में लिखते हैं, ठीक। C को कैसे लिखते हैं, 10 के पावर में लिखते हैं, ठीक। और जो होता है D होता है ये टॉलरेंस को बताता है, उसको टॉलरेंस को, इसको परसेंटेज करके लिखते हैं D को, ठीक, प्लस माइनस करके परसेंटेज में लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस R बराबर AB इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस D ऐसे करके लिखते हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंस से याद कर लीजिए पहले, ठीक। अब बात करते हैं, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं कलर कोडिंग पे भी। तो देखिए, तो हमेशा इसकी वैल्यू 0 से ऐसे स्टार्ट होगी, ठीक। इसको कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करना होगा आपको, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ओके। ऐसे आप पहले ट्री क्या बना लीजिए, आपको दो ट्री को याद हो, वैसे चलिए, ठीक। जहाँ बी से क्या है, ब्लैक होगा, पहला होगा ब्लैक, फिर बी से क्या होगा, ब्राउन। तो पहले बहुत डार्क कलर होगा, ठीक। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, भी से वायलेट, जी से ग्रे, डब्ल्यू से वायलेट, ओके। फिर से याद करिए, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, ओ से वाई से येलो, ई से ग्रीन, बी से ब्लू, भी से वायलेट, ई से ग्रे, डब्ल्यू से वाइट। अब देखिए जो यहाँ से जीरो की वैल्यू, यहाँ से जीरो की वैल्यू रख दीजिए, 0 से, ठीक। तो ब्लैक के लिए 0 होगा, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, 9 के वाइट के लिए 9, ओके। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं टॉलरेंस की, जो टॉलरेंस जो D वाला है इसके बारे में बात करते हैं। ये गोल्ड में दिया है, तो गोल्ड का हमेशा टॉलरेंस कितना होता है, 5%। सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है, 10%। अदर के लिए कितना होता है, 20%। तो याद कर लीजिए, गोल्ड के लिए 5, तो जितना महंगा उसका उतना ही कम है, उसकी वैल्यू उतनी ही कम है, उसका टॉलरेंस बहुत कम है। तो सबसे गोल्ड महंगा है तो उसका टॉलरेंस क्या है, 5%। सिल्वर क्या है, उससे कम महंगा है, इसलिए वो क्या है, 10% है। अदर तो सबसे कम है, तो जबकि उसकी 20% है, ठीक। सबसे महंगा वाला सबसे कम परसेंट, ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ 2020 का। तो नीट 2020 क्वेश्चन है, क्या है, द कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली। तो कलर कोड हमें दिया है, हमें बताना है रेजिस्टेंस की वैल्यू और टॉलरेंस की वैल्यू बताना है, ठीक। इसमें क्या दिया है, येलो, पहले देखिए येलो कलर दिया है, फिर वायलेट है, फिर ब्राउन है, फिर अगला है गोल्ड, ठीक। तो 4 कलर दिया है। तो सबसे पहले आप ऐसे ट्रिक लिख दीजिए, तुरंत ऐसे पहले यहाँ पर अपने साइड में ट्रिक लिख दीजिए, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ऐसे लिख दीजिए, ठीक। वेरी गुड वाइफ, ठीक। यहाँ से वाइट है, ठीक। तो बी से यहाँ पे फिर वैल्यू रख दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे वाइट वैल्यू रख दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ देख लीजिए, पहला कलर क्या है, येलो, ठीक। तो हमेशा ऐसे लिखते हैं, R बराबर क्या होता है, AB 10 की C प्लस माइनस D% में, ओके, ऐसे लिखते हैं। पहला क्या है, येलो, तो येलो के लिए क्या आ गया, 4, ठीक। वाई से क्या हो गया, येलो, ठीक। क्या हो गया यहाँ 4, फिर क्या है, वायलेट, वायलेट के लिए क्या हो गया, 7, ठीक। यहाँ वायलेट के लिए आप देख सकते हैं 7, ठीक हो गया 7। फिर इंटू क्या हो गया, 10, तो 10 के पावर में क्या लिखेंगे, सी की कौन सा है, ब्राउन, तो ब्राउन क्या आ गया, पहला होता है ब्लैक, दूसरा होता है ब्राउन, तो क्या होगा 1, तो 10 के पावर 1 हो गया। प्लस माइनस टॉलरेंस क्या है, गोल्ड, तो गोल्ड सबसे महंगा है, इससे सबसे कम होगा 5%, ठीक। तो यही होगा, यानी ये देखिए 10 के पावर 1, इसको मैसेज लिख सकते हैं 470 प्लस माइनस 5%।
आंसर क्या होगा सी। ठीक, 470 ओम और टॉलरेंस कितना है 5%। ठीक, आंसर होगा सी। अब बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इन एनी करंट इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो वहाँ 1/r आ जाएगा। ठीक, यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे आई बराबर 1/r इंटू डेल्टा भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे भी हम लिख सकते हैं v बराबर आई आर। ठीक, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। आपने ग्राफ अभी अपने देखा होगा v और i के बीच कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है ओरिजिन से, और इसका जो है थीटा एंगल क्या बताता है, tan थीटा, वो क्या होता है रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक, ये सब अभी हमने पढ़ लिया। ठीक, तो ओम्स लॉ क्या है, जो करंट होता है ये हमेशा ऐसे बोलता है करंट प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल के। ओम्स लॉ यही बोलता है। ठीक, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि पोटेंशियल है वो करंट के प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं होता है। ठीक, ऐसा जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि करंट के कारण ही पोटेंशियल आता है। ओके, अब बात करते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या होता है, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं होता है, स्केलर फॉर्म होता है। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं ई। आई को हम क्या लिख सकते हैं जे, आई क्या है करंट है, करंट को क्या लिख सकते हैं करंट डेंसिटी लिख सकते हैं इसका वेक्टर फॉर्म, और रेजिस्टेंस का हम रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। ओके, तो ये अपने तरह है बनाने का, पर आप ऐसे याद कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है करंट डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है करंट डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इसको ऐसे याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जुड़ू होता है, जुड़ू का गुलाम होता है ना, जुड़ू जुड़ू। ठीक, जुड़ू जुड़ू, तो ये बराबर जुड़ू याद कर लीजिए, हम तो ऐसे याद किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जेरू है, जुड़ू है, जुड़ू का गुलाम है। यहाँ ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे क्या है करंट डेंसिटी है, आर क्या है रेजिस्टिविटी है। ओके, अब बात करते हैं ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या है, ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे ही कहते हैं ओमिक कंडक्टर। ठीक है, एक्चुअली कंडक्टर बहुत कम है। ठीक, इसमें जैसे क्या होता है पोटेंशियल जो होता है ओमिक कंडक्टर में क्या होता है, अभी आपने पढ़ा पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा करंट के बराबर होगा ये। ठीक, जबकि उल्टा ये दिया है, जबकि करंट क्या होता है पोटेंशियल से ही आता है, इससे करंट जो होगा पोटेंशियल के बराबर होगा। ओम्स लॉ यही कहता है। ठीक, इसके बीच कैसा होता है आई और बी के बीच ऐसा ग्राफ बनता है, बी और आई के बीच ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक, ये सब आप जानते हैं। ठीक, तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे कहते हैं ओमिक कंडक्टर। ठीक, ग्राफ क्या होता है वी और आई के बीच कैसा होता है स्ट्रेट लाइन ओमिक कंडक्टर के लिए। ठीक, बात करते हैं इसका एग्जांपल कौन कौन सा है ओमिक कंडक्टर का, आपका एनसीईआरटी में दिया, याद करना जरूरी है। पहला क्या है मेटेलिक कंडक्टर लाइक कॉपर और सिल्वर। ठीक, मेटेलिक कंडक्टर जैसे कौन कौन से है कॉपर और सिल्वर बहुत कम करंट पे, ज़्यादा करंट दे दिए तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, इनका कुछ और ही चलने लगता है। तो मेटेलिक कंडक्टर लाइक कॉपर और सिल्वर फॉर स्मॉल करंट। ओके, पहला एग्जांपल ये दिया। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे हो गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये भी क्या है ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल। ओके, ओम्स लॉ के लिए तो इंपॉर्टेंट याद है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट से याद कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, इसमें क्या होगा वी और आई के बीच ग्राफ वेरी कर सकता है, वी और आई के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वेरी करेगा। जो रेजिस्टेंस होगा नॉट कांस्टेंट डिपेंड ऑन करंट, जो रेजिस्टेंस होगा कांस्टेंट नहीं होगा, करंट बढ़ाने बढ़ जाएगा, घटाने घट जाएगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक, लेकिन वहाँ पे क्या होता है रेजिस्टेंस tan थीटा आ रहा था, कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन आता था। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहला है मेटेलिक कंडक्टर हाई करंट, वहाँ पे हमने लो करंट में देखा था एकदम स्ट्रेट लाइन होता था। ठीक, जब अब हाई करंट हो जाएगा, ठीक मेटेलिक कंडक्टर हाई करंट, तो उस टाइम क्या हो जाएगा कुछ ऐसा ग्राफ होने लगेगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन होगा कुछ ऐसा ग्राफ जाने लगेगा। ओके, तो इन पहले एग्जाम्पल ये दिया एग्जाम्पल कि मेटेलिक कंडक्टर हाई करंट पर कैसा ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक, दूसरा दिया वाटर वोल्ट मीटर के लिए, वाटर वोल्ट मीटर के लिए कैसा होता है ऐसा बनने लगता है। ठीक, कुछ यहाँ से जाता है। तो ये सब ग्राफ आपको याद रखना है दिमाग में। अब पी एन जंक्शन भी है, पी एन जंक्शन आपने देखा ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है वी और आई के बीच का ग्राफ। ठीक, ये सब वी और आई के बीच का है। ओके, वी और आई के बीच ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक, ऐसा है। अब बात करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब वैक्यूम की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसा अंड का बन ग्राफ आता है। ठीक, तो ये चारों ग्राफ आप अपने दिमाग में कम से कम याद रख लीजिए। ओके, आपके एनसीईआरटी में, इसीलिए मैं एनसीईआरटी की एक भी लाइन मिस नहीं करता हूँ, सभी लाइन को लेके आता हूँ। ओके, अब बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो सभी रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है, ऐसे जब लगाते हैं सभी को सीरीज में लगाते हैं। ठीक, तो उस टाइम क्या होता है इनका करंट सेम होता है। जब आप सीरीज में लगाएंगे तो जितना करंट यहाँ सेल से निकला उतना ही करंट क्या होगा इसमें जाएगा, उतना ही करंट इसमें जाएगा, उतना ही करंट इसमें जाएगा। ठीक, तो करंट सेम होगा। जो व्यू होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इतने इसमें जो पोटेंशियल था कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, तो बार फिर से देख लीजिए, ये जितना सेल से करंट निकलेगा वो क्या होगा सभी में बराबर करंट जाएगा। ठीक, जितना इसमें निकला उतना इसमें यहाँ से फ्लो होता रहेगा करंट जब सीरीज में है तो। जबकि पोटेंशियल क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो पोटेंशियल वैल्यू होगी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये तीनों के बराबर हो जाएगा। तो V बराबर क्या लिख देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, अब बात करते हैं आर इक्विवेलेंट। तो सभी का आर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, आर इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जब n इक्वल रेजिस्टेंस है तब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब n इक्वल रेजिस्टेंस है तो RE बराबर क्या होगा N टाइम R हो जाएगा। ठीक,
जब सभी n इक्वल टाइम के रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, n टाइम r हो जाएगा। ओके, अब चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस को जो हम पैरेलल लगाते हैं तो उस टाइम इनका क्या होता है, पोटेंशियल सेम होगा। तो जितना पोटेंशियल इसमें जाएगा उतने ही पोटेंशियल इस पे जाएगा, उतने ही पोटेंशियल इस पे जाएगा, उतने ही पोटेंशियल इस पे जाएगा। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है सेम होता है। ठीक, अब बात करें जो करंट होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ क्या हो जाएगा, करंट जो यहाँ से करंट निकलेगा क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3। ठीक, तो सभी में क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, पोटेंशियल क्या होगा, सभी में सेम होगा। अब बात करते हैं आर इक्विवेलेंट, इसको ऐसे लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये सब आप जानते होंगे, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये सभी की वैल्यू। ठीक, अब बात करते हैं n इक्वल रेजिस्टेंस, जब सभी क्या इक्वल रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R/n हो जाएगा। ओके, तो जब सभी n इक्वल रेजिस्टेंस हो जाएगा, जब सभी वैल्यू n है, जब सभी की वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा, R/n हो जाएगा। ठीक, जब सभी सेम रेजिस्टेंस है तो जो पैरेलल में जब उनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R/n होगा। तो इंपॉर्टेंट तुरंत आपके क्वेश्चन लगेंगे इससे। ठीक, तो सब बात करना टू रेजिस्टेंस है तो आप इसको बार बार 1/1 करके मत लिखिए, सुनते आप ऐसे याद कीजिए। जब दो रेजिस्टेंस है क्या होगा, R1 R2 अपन R1 + R2। ठीक, जब दो रेजिस्टेंस है तो आप सीधे ऐसे लगाइए R1 R2 अपन R1 + R2। ठीक, तो ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए पहले, तो हम आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके सीरीज के सभी क्वेश्चन सभी पॉइंट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्या है, सीरीज में दो रेजिस्टेंस ऐसे लगाए गए हैं, एक है 2 ओम का, एक 3 ओम का है, इसको 10 वोल्ट पोटेंशियल हमने दिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या है, सीरीज में क्या होगा, R1 + R2 यानी 2 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 5 ओम। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 ओम। अब बात करते हैं करंट, करंट फ्रॉम रजिस्टर कितना है, इस सेल से कितना करंट निकला, इसके बारे में बात करते हैं। तो सेल से कितना करंट निकलेगा, I बराबर V/R इक्विवेलेंट। ओके, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, I बराबर V जितना पोटेंशियल अपन R इक्विवेलेंट, कितना R इक्विवेलेंट आया हमारा, तो I बराबर V/R। अब V कितना है, 10 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट कितना है, 5। तो नेट करंट कितना सेल से निकला, 2 एम्पियर करंट सेल से निकला आपके। ठीक, अब बात करते हैं कितना कितना करंट गया है। तो देखिए ये दोनों क्या है, सीरीज में है, सीरीज में होता है तो करंट क्या होता है, सेम होता है। तो जितना इसमें से करंट निकला उतना इसमें जाएगा, उतना इसमें जाएगा। तो बात करें करंट ऑन इस रजिस्टर, तो सभी के लिए करंट क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो जितना यहाँ से 2 एम्पियर निकला सेल से उतना ही I1 में भी जाएगा, उतना ही I2 में भी जाएगा। ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियल ऑन ईच रजिस्टर, तो सभी के लिए पोटेंशियल क्या होगा, दोनों रजिस्टर के लिए। तो बात करते हैं V1 के लिए, तो V1 में क्या हो जाएगा, I1 × R1। ठीक, V2 क्या हो जाएगा, I2 × R2 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं V1 बराबर, तो I1 हमारा करंट कितना है, I1 करंट दोनों के लिए सेम हो जाएगा, 2 एम्पियर इसके लिए भी है, 2 एम्पियर इसमें भी है। ठीक, तो I1 करंट कितना होगा, 2 एम्पियर, इसका रजिस्टर कितना है 2, तो 2 2 4 यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसके लिए 4 वोल्ट हो जाएगा। तो V1 कितना है 4 वोल्ट। इसमें बात करें कितना पोटेंशियल होगा, तो V2 बराबर I2 × R2 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी करंट क्या है, 2 ओम का है। ठीक, अभी हमने बता दिया 2 ओम का है, और इसमें भी इसका रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम है। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, आंसर क्या होगा 6 वोल्ट। तो ये सभी पॉइंट आपके हैं सीरीज के, ये सभी आप क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इससे आपके पॉइंट। तो ये पैरेलल वाले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके पैरेलल के सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखिए जब दो है तो कैसे लगाते हैं, दो के लिए 1/R1/1/R2 को हम ऐसे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 R2 / R1 + R2 यानी क्या है 6 × 12 / 6 + 12 यानी 6 × 12 अपन इस 6 + 12 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, यानी ये चला जाएगा 3। ठीक, और ये हो जाएगा 4 यानी आ जाएगा 4 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, 4 ओम आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं करंट की, तो करंट कितना सेल से निकलेगा, तो सेल से कितना करंट हो जाए, V/R। V कितना है 12 वोल्ट है। ठीक, और R इक्विवेलेंट कितना है 4 एंड 3 एम्पियर करंट यहाँ से निकलेगा। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे करंट सेम नहीं होता है, यहाँ पे क्या सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक, तो बात करते हैं पोटेंशियल के लिए, तो पोटेंशियल यदि यहाँ से 12 वोल्ट लगा है तो 12 वोल्ट इसमें जाएगा, 12 वोल्ट इसमें जाएगा। ठीक, तो पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल सभी में बात करना कितना कितना होगा, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट इसमें होगा, 12 वोल्ट इसमें भी होगा। ओके, ठीक, जब भी आपका करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट यहाँ जाएगा तो यहाँ अलग हो जाएगा, यहाँ अलग हो जाएगा करंट। ठीक, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि क्या है पैरेलल में, यहाँ पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में। ठीक, तो I1 बराबर V1/R1, I2 बराबर V2/R2। ठीक, I1 क्या हो जाएगा, V1 कितना है, V दोनों के लिए सेम ही होगा, V कितना है 12 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस पहले के लिए क्या है 6 है, तो 12/6 यानी कि क्या 2 एम्पियर हो जाएगा। पहले में करंट कितना है 2 एम्पियर के यहाँ गया। ठीक, 2 एम्पियर का, इसमें कितना आ जाएगा I2 क्या, V2 V भी सेम यहाँ भी है, 12 ओम है, 12 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम है, 12/12 यानी कितना होगा 1 एम्पियर। ठीक, यहाँ से कितना करंट निकला है, इसमें कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक, यहाँ आप देख भी सकते हैं नेट करंट कितना आ रहा था हमारा, 3 एम्पियर आ रहा था। ठीक, 2 एम्पियर यहाँ चला गया, 1 एम्पियर यहाँ चला गया। ओके, तो ये सभी पॉइंट होते हैं, ये क्वेश्चन एक बार यदि ना हो तो इसको स्टॉप कर कीजिए, पर ये क्वेश्चन आप करते हैं तो आपके सभी पॉइंट क्लियर होते हैं। ओके,
अब बात करते हैं करंट डिवाइडर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें करंट डिवाइडर लॉ आपको याद होना चाहिए। ओके, तो करंट डिवाइडर के लिए पैरेलल में है तो करंट डिवाइडर के लिए आपको याद होना चाहिए फॉर्म, करंट डिवाइडर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो करंट कैसे डिवाइड होगा ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक, तो आप सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पहले यहाँ से पूरा निकालेंगे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में फिर क्या करेंगे, यहाँ से करंट निकालेंगे, फिर ये करंट, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो आपको यदि ये फॉर्म याद है तो तुरंत यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाल देंगे। तो कहाँ ये ऐसे याद होगा, तो क्या होगा, जब दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस के लिए है, तो क्या होगा, पहले के लिए यदि बात करें, पहले करंट के लिए तो हमेशा ऐसे लिखते हैं। जब आपको पहले के लिए करंट लिखना होगा तो I1 बराबर क्या होगा, नेट करंट जो यहाँ से निकला है, नेट करंट I इंटू जो है R2, मतलब नीचे अलग रेजिस्टेंस लिखते हैं। ठीक, I1 बराबर क्या होगा, नेट करंट जो यहाँ से निकला I इंटू हमेशा नीचे अलग रेजिस्टेंस R2 अपन R1 प्लस R2। एक बार फिर से लिख दीजिए, I1 लिखना है तो नेट करंट I होगा, जो फिर पहले नीचे अलग रेजिस्टेंस लिखेंगे R2 अपन दोनों रेजिस्टेंस का ऐड R1 प्लस R2। फिर I2 लिखना है, I2 लिखना है तो I1 पहले नेट करंट हो जाएगा, I2 लिखना है तो क्या होगा, नेट करंट I होगा, फिर ऊपर वाले रेजिस्टेंस लिखेंगे तो R1 अपन दोनों रेजिस्टेंस का ऐड R1 प्लस R2। एक बार फिर से याद करिए, I लिखना है तो क्या होगा, I R2 अपन R1 प्लस R2, I2 लिखना है तो I R1 अपन R1 प्लस R2। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आए हैं नीट पे। ये है आपके करंट डिवाइडर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये न्यू 2021 का क्वेश्चन है, क्या है, 3 रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्ट एज शोन इन सर्किट। तो 3 रेजिस्टेंस है, ऐसे देखिए दिखाया गया, एक R1 है, एक R2 एक R3 है, जैसा कि सर्किट में आपको दिखाया गया। तो रेशियो ऑफ I3 अपन I1, तो हमको I3 मतलब इसका रेशियो और I1 का रेशियो पूछा है। तो रेशियो ऑफ I3 जो करंट I3 अपन I1 का रेशियो पूछा है, ऑफ द करंट इन टर्म ऑफ रजिस्टर एज यूज इन सर्किट। तो हमको बताना है ये I3 और I1 का रेशियो हमसे पूछा है, जैसा कि सर्किट में दिया गया है। ओके, देखिए क्वेश्चन पहले, तो देखिए हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, I3 के लिए पूछा है। तो I3 के लिए हम क्या लिखेंगे, करंट I3 के लिए पूछा है तो हमेशा ऐसे लिखेंगे, नेट करंट क्या है, I है, यहाँ से नेट करंट जा रहा है I, तो I3 लिखना है तो क्या है, I1 इंटू पहले I3 के लिखना है तो इसमें किसका रेजिस्टेंस लिखेंगे, R2 का लिखेंगे। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, I1 नेट करंट I1 इंटू R2 का रेजिस्टेंस अपन दोनों रेजिस्टेंस का ऐड R2 प्लस R3। ठीक, यही हो जाएगा। तो I3 कैसे लिखेंगे, पहले जो नेट करंट जा रहा है I1, ठीक, इंटू ऊपर लगे रेजिस्टेंस लिखेंगे R2 अपन R2 प्लस R3, यही हो जाएगा I3 बराबर। ठीक, और I3 अपन I1 का रेशियो पूछ दिया, तो I3 अपन I1 क्या हो जाएगा, ये I1 से I1 ये कट जाएगा, बस यहाँ पे जो I1 है ये I1 से I1 कट जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा, R2 अपन R2 प्लस R3। ओके, तो आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक, तो ईजी था। तो करंट डिवाइडर से ये तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो आप बहुत लंबा करेंगे तो भी नहीं आएगा। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, क्या है, 3 इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल connection that are consisted of 4 wire of equal length and equal area as same material is 0.25 ohm। ओके, तो हमको क्या बोला है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे दिया है ऑफ द पैरेलल कनेक्शन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया है पैरेलल कनेक्शन कितना, 0.5 ओम दिया है। ठीक, क्या बोला है, जो कि क्या है, सभी वायर के जो है, जो क्या है 4 वायर हैं, जिसका सभी का लेंथ क्या है, इक्वल है, सबका एरिया भी इक्वल है, सभी का मटेरियल भी इक्वल है, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, 0.25 ओम दिया है। ठीक, अब क्या बोला है, व्हाट विल द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्ट इन सीरीज। तो क्या होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब इनको क्या कर दिया जाए, सीरीज में जोड़ दिया जाए। तो पहले क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया है 0.2 ओम, जब इसको पैरेलल में लगाए हैं। ठीक, और ये जो कितने 4 वायर हमने लगाए हैं पैरेलल में, और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम आ रहा है। ठीक, जब हम इसको सीरीज में लगाएं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। ओके, तो पैरेलल के क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R/N होगा। ठीक, अभी हमने बताया था आपको, जब सभी इक्वल हैं, सभी का एरिया लेंथ सब कुछ इक्वल ही है, यानी क्या होगा, सभी का यानी रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R/N होता है। ठीक, अब यहाँ पे कितने हैं वायर हैं, 4 हैं, तो R/4 हो जाएगा, इंटू आपका आर इक्विवेलेंट कितना दिया है, 0.25 दिया है। ठीक, तो यहाँ से हमको R मिल जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो सभी कितने हैं, 1 ओम के 4 लगाएंगे हैं। ठीक, सॉरी 1 ओम के 4 रजिस्टर लगाएंगे, यहाँ से हमको मिल गया 1 ओम के 4 रजिस्टर लगाएंगे, 1 ओम के सभी के हैं 4 रजिस्टर लगाएंगे। ठीक, अब इसी को क्या बोला है, जब इनको पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा, बस यही बताना है। तो यहाँ से हमको R की वैल्यू मिल ही गई है, तो सीरीज में लगाना है, सॉरी जब सीरीज में लगाना है तो क्या होगा, सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट क्या होता है, NR होता है। ठीक, NR, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट N कितने हैं, 4 ही वायर हैं, तो 4 हो जाएगा, और R की वैल्यू हमने अभी देख लिया कितना है, 1 है। ठीक, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज के लिए 4 ओम हो जाएगा। ओके, तो आप तो ये चाहे लंबा मेथड करें, चाहे आप सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं। जब सीरीज से पैरेलल करते हैं तो क्या होता है, N² टाइम R हो जाता है। ठीक, तो कितना था पहले, कितने वायर हैं, 4 वायर हैं, तो सॉरी 4 वायर तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना 0.25 है। ठीक, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो भी आपका आ जाएगा 4। ये चाहे तो अब याद कर लीजिए ट्रिक, नहीं तो आप सीरीज से भी कर सकते हैं। ठीक, ये ट्रिक ना याद हो तो जब भी पैरेलल से हम सीरीज में लगाते हैं तो आप N² टाइम R हो जाता है। ओके, तो आप चाहे तो ऐसे भी याद करते हैं। तो कितना N कितना है, 4 वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16,
इंटू इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है 0.25, कितना हो जाए 4 ओम। तो चाहे आप ट्रिक लगाइए चाहे ऐसे भी कीजिए, दोनों ही सही है। ओके, तो नीट का ही क्वेश्चन है, क्या है, द करंट थ्रू द 3 ओम रजिस्टर इज 0.5 एम्पियर, देन पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द 4 ओम रजिस्टर है। तो करंट बताया 3 ओम रजिस्टर के लिए कितना दिया है, ये जो 3 ओम रजिस्टर है इसके लिए कितना दिया है 0.8 ओम एम्पियर करंट दिया है 3 ओम रजिस्टर के लिए। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि 4 ओम के लिए कितना पोटेंशियल होगा, इसके लिए हमको पोटेंशियल V की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, ये कोई सर्किट है, इसमें 3 ओम के लिए हमको दे दिया करंट की वैल्यू, हमको इसके लिए पोटेंशियल पूछ रहा है। ठीक, अब हम सबसे पहले देखिए इसका करंट दे दिया, इसका रेजिस्टेंस दे दिया, तो इसका हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। जो पोटेंशियल इसका हो वही पोटेंशियल इसका हो, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है। ठीक, तो जो पोटेंशियल इसका हम निकालेंगे वही पोटेंशियल इसका होगा। तो इसका हम पोटेंशियल मान कितना कितना हो जाए V I इंटू R होता है, I कितना है 0.8 है, R कितना है 3 है, 0.8 इंटू 3 कितना है 2.4 हो जाएगा। 2.4 इसका भी वोल्ट होगा, इतना ही पोटेंशियल, इतना ही पोटेंशियल इसका भी होगा। ठीक, पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम, तो यहाँ से हम करंट निकाल लेते हैं दोनों के लिए। इसका पहले करंट दिया ही 0.8 है पहले के लिए, दूसरे वाले करंट कितना हो जाएगा I2 बराबर कितना हो जाएगा V/R, तो V कितना है 2.4 अभी आया, दोनों के सेम है V, 2.4/6 हो जाएगा। ठीक, 2.4/6 हो जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0.4 एम्पियर, यहाँ से करंट आ जाएगा। इसका करंट कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर, इसका करंट आ जाएगा 0.8 एम्पियर। ठीक, तो दोनों अब यहाँ से दोनों कितने करंट निकलेंगे, यहाँ से ये दोनों मिलकर यहाँ निकलेंगे, यहाँ जो करंट निकलेगा इसका भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, यहाँ नेट करंट क्या आएगा I1 + I2 आएगा। ठीक, तो I1 + I2, I1 कितना था 0.8 एम्पियर था, I2 अभी हमने निकाला कितना 0.4 हो गया, तो नेट करंट कितना आ गया 1.2 आ गया करंट, नेट करंट कितना निकलेगा 1.2। और यहाँ से हमसे क्या पूछा है पोटेंशियल पूछा है 4 ओम रजिस्टर के लिए, तो V क्या था I इंटू R, I की वैल्यू नेट करंट कितना निकला है 1.2, R कितना है 4 ओम के लिए कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा V की वैल्यू 4.8, ऐसा क्या होगा C। ओके, ईजी है। यदि आपको ये चीज़ पता है कि इसमें पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में, तो आप तुरंत सभी क्वेश्चन यूज कर लेंगे। ओके, तो आपको हर चीज़ पहले पढ़ना चाहिए कि क्या क्या होता है। ठीक, तो पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल जो इसका निकला वही इसका ही मिल गया, इसी पोटेंशियल इसका करंट आ जाएगा, इसका करंट निकल के यहाँ करंट आएगा, ये करंट इसमें इसका रेजिस्टेंस इंटू कर देंगे, हमको यहाँ पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, देन नीड 2005 क्वेश्चन है, क्या एक पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड लेंथ L, R रेजिस्टेंस R इज बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्किल, रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट विल बी। तो क्या एक वायर है, एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। ठीक, इसको हमने क्या कर दिया कंप्लीट सर्किट बना दिया, इस वायर को कंप्लीट सर्किट बना दिया, इसका लेंथ L था, एरिया A था, इसको हमने एक सर्किल बना दिया। अब हमसे पूछा इसका किसी डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट मतलब कोई दो अपोजिट पॉइंट पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा है दो अपोजिट पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो जब आप किसी वायर को बेंड करते हैं, ठीक, तो आपने पढ़ा होगा R बराबर क्या होता है ρ/L। ठीक, तो जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, जब इसको बेंड कर देंगे मतलब आधा पार्ट इधर चला जाएगा, आधा पार्ट ये चला जाएगा। ठीक, इसको बंद करके एक सर्किल बना देंगे, इसके दो अपोजिट पॉइंट पूछा है, किसी भी कहीं भी दो अपोजिट पॉइंट, ये भी अपोजिट पॉइंट हो गया, कोई भी दो डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट हो गया। ठीक, इसी दो अपोजिट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो ये कितना लेंथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा L/2, ये कितना लेंथ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा L/2। ठीक, तो जो लेंथ का रेशियो होगा वही रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, तो ये L/2 है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा, ये लेंथ है तो ये इसका रेजिस्टेंस क्या होगा R/2 हो जाएगा। ओके, तो जो लेंथ का रेशियो होगा वही रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, मतलब ऐसे लगे हैं हमारे, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है R/2 में, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, मतलब पैरेलल में ऐसे लगे हैं। ठीक, जब इसका बेंड करेंगे मतलब पैरेलल में R/2 के दो रेजिस्टेंस लगे हैं। ठीक, तो जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल सेम रेजिस्टेंस है R/2 तो R/N यानी क्या हो जाएगा R/4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R/4 आंसर। ओके, तो आंसर कौन होता है हमारा A। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन, जब आप इसको बेंड करते हैं तो जो लेंथ का रेशियो होगा वही इसके रेजिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस भी आधा आधा होगा, और भी कैसे होगा पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं पोटेंशियल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए जब कोई वायर है, ठीक, जब ऐसे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक, यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर हमने ऐसे लगा दिया, एक स्ट्रेट वायर यहाँ लगा दिया, एक स्ट्रेट वायर यहाँ लगा दिया। ठीक, तो जहाँ जहाँ स्ट्रेट वायर होगा वहाँ वहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक, जहाँ जहाँ स्ट्रेट वायर होगा वहाँ वहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है तो यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए इसको हम A बोलें, ये पॉइंट हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये कोई स्ट्रेट वायर है जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखिए एक स्ट्रेट वायर यहाँ पे लगाया गया है, एक स्ट्रेट वायर यहाँ लगाया है, तो जहाँ जहाँ स्ट्रेट वायर गया वहाँ वहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट एक है तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट क्या है B है, ठीक, ये पॉइंट क्या है B है, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक, ये हो गया B। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका क्या होगा, अब ये हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या है, हमेशा जब ये बनाना होगा तो हमेशा किसके बीच पूछा है R इक्विवेलेंट A और B के बीच पूछा है, तो A और B आप किनारे किनारे बना लीजिए, जहाँ जहाँ हमको पूछा है वहाँ हमको बैटरी लगाना है। ठीक,
तो ए और बी के बीच हमको आर इक्विवेलेंट पूछा है। अब जो जो पॉइंट है उस वही वही हम लिख देते हैं। तो ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है कितना, 2 ओम का, तो 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक, 2 ओम का, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है। दूसरा क्या है, बी और ए के बीच क्या है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, बी और ए के बीच भी क्या है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। तीसरा क्या है, ए और बी वही मतलब सेम, बी वही ए और बी के बीच भी क्या है, एक आर ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी आप पॉइंट लिख दीजिए, देखिए ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, क्योंकि सेम वायर से इसे क्या होगा, ये भी पॉइंट ए होगा, तो ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा, ठीक। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, बी होगा। ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी। और किसके इसके कुछ पूछा है उसको हम किनारे किनारे लिख देंगे, जिसके इसके बीच पूछा है। अब जो जो रेजिस्टेंस दिया है वही हम लगा देंगे। तो ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ लिख देंगे 2 ओम का रेजिस्टेंस। फिर बी और ए के बीच है तो एक यहाँ भी 2 होगा, बी और ए के बीच रेजिस्टेंस है। एक क्या है, ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी क्या है, एक आर ओम का रेजिस्टेंस है। तो जो जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ लिख दिया उसके बीच, ठीक। अब यहाँ से देखिए तीनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक। अपने आप बन जाएगी, आपका जैसा जो बनाना चाहिए वैसे बन जाएगा, बस यहाँ पे देखिए हर पॉइंट को आप लिखते जाइए। तो ये बन जाएगा पैरेलल में, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 ये 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 2, 1 + 2 हो जाएगा, जो आर इक्विवेलेंट आएगा 2/4, यानी आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r/2। आंसर का आंसर होगा डी। ओके, ईजी। अभी हम आपको और दिखाते हैं क्वेश्चन। ये भी नीट का क्वेश्चन है, 2005 है। ये सब बहुत पुराने क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो है पोटेंशियल मेथड वाले। तो देखिए ये पॉइंट बी है, पूरा तार क्या है, बी वाला है, ठीक। तो जहाँ जहाँ ये है यहाँ बी लिख देते हैं। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इससे तार क्या है, पूरा क्या है तार, तो पूरा तार है, तो यानी ये भी पॉइंट बी होगा। ये स्ट्रेट वायर है, जहाँ जहाँ स्ट्रेट वायर वो उसका पोटेंशियल सेम होगा। ये भी क्या होगा, बी पॉइंट, ये भी बी पॉइंट, ये भी बी पॉइंट, सभी को बी पॉइंट लिख दिए। अब देखिए बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हम कुछ नहीं माने, तो इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं था, इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक। ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको ओ मान लेते हैं। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो देखिए हमको किसके बीच पूछा है, ए और बी के बीच हमको पूछा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके, ए और बी के बीच पूछा है। अब जो जो है पहले हम लिख देते हैं। ए और ओ के बीच एक रेजिस्टेंस है, ए और ओ के बीच एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, ठीक है। ओ और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, ओ और बी के बीच एक रेजिस्टेंस बना दिया। देश है ओ और बी के बीच, इसलिए देश ऊपर से हम बना दिए थोड़ा। ओ और बी के बीच एक रेजिस्टेंस यहाँ भी हमने बना दिया, ओ और बी के बीच, ठीक है। ओ और बी के बीच एक रेजिस्टेंस, ओ और बी के बीच रेजिस्टेंस बना दिया। तो जितना पॉइंट है सब बन गया। देखिए ओ और बी के बीच एक है, ओ और बी के बीच है, एक ओ और बी के बीच, तीनों ओ और बी के बीच है, एक ओ और ओ के बीच है, तो ए और ओ के बीच एक है। और यहाँ हम बैटरी लगा दिए अपना, बस यहाँ देख लीजिए ये तीनों किस में है, पैरेलल में है। सबकी वैल्यू आर आर है, स्मॉल आर है, ठीक। ये तीनों क्या है, पैरेलल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, r/3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और ये कितना है, आर है। देखिए r/3 क्या हो जाएगा, ये r/3 हो जाएगा, ये प्लस आर, ठीक। ये किस में है, दोनों सीरीज में हो जाएंगे, r/3 और आर क्या हो सीरीज में हो जाएंगे, ठीक। तो r/3 + आर, यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा 3, यानी r + 3r हो जाएगा, ठीक। यानी क्या हो जाएगा हमारा 1/r इक्विवेलेंट ही हो जाएगा, ठीक। यानी 3/4r हो जाएगा आपका, ठीक। सॉरी ये मतलब आर इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, ये तो आर है ना, सीरीज में थे ना इसीलिए। तो क्या हो जाएगा 4r/3 हो जाएगा, ठीक। आंसर क्या होगा डी, 4r/3 आर इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करेंगे, ओके। अब बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक। नाम से ये व्हीट स्टोन ब्रिज, ये क्या होता है कि जब ऐसा ब्रिज हो, जब ऐसा क्या हो, जब इधर इधर का रेशियो, इधर इधर के रेजिस्टेंस का रेशियो, मतलब पी और क्यू के रेजिस्टेंस का रेशियो जो क्यू और एस के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो, ठीक। जब इधर इधर के रेजिस्टेंस का रेशियो इधर इधर के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो, तो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाता है। मतलब ये क्या हो जाता है, बैलेंस पॉइंट। तो यहाँ के इसके बीच में जो भी रेजिस्टेंस हो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक। जब इधर इधर के रेजिस्टेंस का रेशियो इधर इधर के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाता है, तो बीच में जो भी रेजिस्टेंस हो वो खत्म हो जाता है, ठीक। तो देखिए नो करंट ऑन बीडी, तो इसके बीच कोई करंट नहीं हुआ, हम इसको स्ट्रेट वायर मान लेंगे, ठीक। तो जब इधर पी और क्यू का रेशियो क्यू और एस के बराबर होगा, तो यहाँ से आपका कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सीधे ऐसे फ्लो होने लगेंगे, बीच शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक। नो डिफ्लेक्टर इन गैल्वेनोमीटर, यहाँ गैल्वेनोमीटर भी आप लगा लेंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक। तो बीच में आपका कोई करंट नहीं जाएगा, जब यहाँ के रेशियो इधर इधर के रेशियो बराबर होगा। यही है व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक। यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल भी और डी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जब इधर इधर के रेजिस्टेंस का रेशियो इधर इधर के रेजिस्टेंस के रेशियो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ओके। तो इसको हम ये पॉइंट को हटा देंगे, इसको खोल देंगे, तार को, ये तार को खोल देंगे, इस तार हट गया, तो मतलब ऐसा बन गया पी और क्यू आर और एस, ये तार यहाँ पे हट गया, ठीक। पी और क्यू आर और एस। अब देखिए ये दोनों हो गए सीरीज में और ये दोनों भी हो गए सीरीज में। अभी ऐसे अभी आराम से सॉल्व कर दीजिए, तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बीच वाला हटा दीजिए, बीच में कुछ भी होगा उसको हटा दीजिएगा, जब भी यहाँ के पॉइंट बैलेंस हो, जब यहाँ के रेजिस्टेंस यहाँ के रेजिस्टेंस से बैलेंस हो, ओके। आप क्वेश्चन लगा देते हैं। नीट 2005 का क्वेश्चन है, क्या बोला है कि फॉर अ नेटवर्क शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ करंट आई इज। तो एक नेटवर्क शो हो रहा है, इसमें हमको करंट की वैल्यू पूछा है, करंट आई की वैल्यू क्या होगी यही पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, देखिए यहाँ इधर का रेशियो देखिए, यहाँ का 2/3 हो जाएगा, इधर का देख लीजिए आप,
यहाँ क्या है 2/3, इधर भी हो गया 2/3, इधर भी रेशियो 2/3, इधर भी रेशियो 2/3। मतलब ये क्या है, बीट रेजिस्टेंस बीच की बात हो रही है, तो यहाँ बीच वाला जो रेजिस्टेंस उसको खत्म कर देंगे। ये तार हटा दीजिए आप तुरंत, ये तार हटा दीजिए। अब ये क्या है, दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों भी क्या हो गया सीरीज में हो गया। तो ये क्या हो गया 4 2 6 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया। ठीक, ये दोनों मिलकर 6 हो गया। तो यहाँ क्या ऐसे आर इक्विवेलेंट क्या हो गया 6 × 9, ये दोनों क्या हो गया 6, इधर भी पैरेलल में, ये भी 9 6 क्या हो गया पैरेलल में हो गया। तो आर इक्विवेलेंट में होगा तो कैसे लिखेंगे 6 × 9 अपन 6 + 9। ठीक, तो 6 × 9 यानी अपन 6 + 9 कितना हो जाए 15, यानी हो जाए, यहाँ से आप काटेंगे इसको 3 के बार में। ठीक, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 18/5 आएगा आपका। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 18/5। पर हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, करंट की वैल्यू पूछा है। तो आई बराबर क्या होता है V/R, V कितना है V बोला है। ठीक, और आर की वैल्यू अभी नहीं बताया 18/5, यानी आई का कितना आ जाएगा 5V/18। आंसर क्या होगा B। ओके, 2010 में क्वेश्चन आया है, क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B A एंड B। तो A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। अब देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाया है, तो ये भी बीट रेजिस्टेंस ब्रिज है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 और 3 के रेशियो देखिए, यहाँ 4 और 6, यानी ये भी क्या है 2/3 है, बीच में क्या है 5 है। तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा आपका 2/3 इधर है, इधर क्या है 4/6 है, और बीच में क्या है 5। ठीक है, मतलब कुछ ये भी यही इसी तरह रेजिस्टेंस बनेगा। ये बीच वाले को आप खत्म कर दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। ये भी किसका ऐसा भी क्वेश्चन होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे रेशियो देख लिया कीजिए, वो पता चल जाए ये बीट रेजिस्टेंस ब्रिज है। ठीक, तो यहाँ के प्लेस को हटा दीजिए, काम खत्म। ये हो जाएगा, ये ऊपर कितना हो गया, ये हट गया, तो कितना ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया कितना 9। अभी वही सेम क्वेश्चन हो गया 6 × 9 6 + 9, यानी 6, यहाँ ये भी एकदम सेम उसी तरह बन जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना का 18/5, आंसर क्या होगा C। ओके, देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन 1995 का क्वेश्चन है। इन नेटवर्क शोन इन फिगर द रेजिस्टेंस इन इक्वल टू 2 ओम, मतलब सभी इक्वल रेजिस्टेंस है 2 ओम का है। द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, तो A और B के बीच रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सभी क्या है 2 ओम के हैं, और कुछ ऐसा लगा है। तो ये देखिए बीट रेजिस्टेंस ब्रिज है, सभी 2 के हैं, तो सभी के रेशियो क्या है 1/1 आएगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, इसको आप खींच के ऐसे करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको अब इसको हटा के इधर कीजिए तो ऐसे ही बन जाएगा। तो इधर 2 है 2 है 2 2, इधर 2 है। ठीक, इसको हम हटा देंगे। ये भी क्या है, अब देख लीजिए कि जब रेशियो सेम आ रहा है तो समझिए बीट रेजिस्टेंस का काम हो रहा है। ठीक, तो पहले आप खोलना सीखिए। तो इसको अब इधर करेंगे तो इस तरह बन जाएगा। ठीक, ये इधर क्या हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4 × 4 अपन 4 + 4, यानी 16/8, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 2। ओके, तो आंसर कौन सा होगा हमारा D। ओके, देखिए 2007 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 3 रेजिस्टेंस PQR, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड अननोन रेजिस्टेंस CS फ्रॉम द फोर्थ आर्म ऑफ द बीट रेजिस्टेंस सर्किट। तो 3 रेजिस्टेंस PQR है, सभी का रेजिस्टेंस कितना 2 ओम है, ये तीनों के कितना है 2 ओम है। ठीक, अब बोला है जो 4 आर्म है वहाँ पे क्या है S रेजिस्टेंस लगाया गया है। 4 आर्म पे क्या है 4 यहाँ पे एक S रेजिस्टेंस है। ठीक, अब फिर क्या है वैन अ सर्किट 6 ओम इज कनेक्ट टू अ पैरेलल टू S। ठीक, जब क्या है इस 6 ओम को हम यहाँ पे एक पैरेलल में 6 ओम जो S वाला है, इसी के पहले हमने क्या किया, देखिए बोला वैन रेजिस्टेंस 6 ओम इज कनेक्ट टू पैरेलल टू S, तो हमने S के पैरेलल क्या कर दिया 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो हमारा क्या होता है बैलेंस, बीज गेट बैलेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S। तो हमारा जो बीज हो जाता है तब क्या हो जाता है बैलेंस। जैसे हमने यहाँ पे एक पैरेलल में क्या लगा दिया, शंट लगा दिया है S ओम का, मतलब 6 ओम का रेजिस्टेंस हमने जैसे लगाया S के, तो क्या हो गया ये जो वी रेजिस्टेंस है बैलेंस हो गया। ओके, तो हमको इस S की वैल्यू पूछ रहा है, S की वैल्यू क्या होगी, तो वी रेजिस्टेंस बैलेंस हो गया। ठीक, तो ये देखिए इसका इधर का रेशियो इधर इसका रेशियो बराबर होगा, यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, इधर का रेशियो क्या है 2/P/Q, यानी क्या होगा 2/2 का रेशियो, यहाँ क्या होगा 2/, ये इसको हम आर इक्विवेलेंट बोल देते हैं, क्योंकि इसका आर इक्विवेलेंट ही आएगा, तो इसको हम आर इक्विवेलेंट अभी बोल देते हैं। ठीक, 2/2 का रेशियो क्या है 2/R इक्विवेलेंट, तो हमारा यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2, यहाँ से हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2। ठीक, अब हमसे क्या यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2, और दोनों क्या है पैरेलल में है। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा S, देखिए दोनों पहले 6 × S अपन 6 + S हो जाएगा, 6 × 6 है एक S है, तो 6 × S अपन 6 + 8 इक्वल कितना आर इक्विवेलेंट का कितना है 2 आया है। ठीक, यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 6x ये है ही, इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 2S। ठीक, इसको इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा 4S बराबर 12, यानी S बराबर हो जाएगा आपका 3। तो हमारे जो है S की वैल्यू कितना है 3 है। ठीक, और हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, वी स्टोन क्या हो गया बैलेंस हो गया। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, अब इसको स्टॉप करके अपने से कीजिए। ओके, तभी आगे बढ़िए, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ, आपको शायद नया समझ आया हो। अब बात करते हैं EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, जो क्या होता है पोटेंशियल ऑफ सेल, जो सेल का पोटेंशियल होता है इसी को हम कहते हैं EMF। जब आप कोई सेल किसी में लगाए हैं तो इसका जो पोटेंशियल इसी को हम कहते हैं EMF। ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आप सेल लेके आ रहे हैं उसका जो पोटेंशियल है, सेल का जो केवल पोटेंशियल उसी को कहते हैं EMF।
और सेल में क्या होता है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, सेल में कुछ पोटेंशियल भी होता है, और सेल क्या होता है, कुछ खाता भी है, सेल के अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका खुद का रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक। तो उसे ही कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो अब जो सेल लेके आते हैं बाहर से खरीद के, उसका जो वो होता है पोटेंशियल होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी ईएमएफ कहते हैं, और उसके रेजिस्टेंस को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। तो ये सेल की बात हो गई। अब देखिए क्या है, कोई सेल है, ठीक। सेल में क्या है, इसका ईएमएफ होगा और उसका क्या है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो ये एक सेल है, ठीक। अब इस सेल को हमने क्या किया, एक कोई रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, ठीक। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, ओके। तो जब क्या है, कोई सेल हमने लगा दिया, सेल को क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल आता है उसे ही कहते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। तो यही बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल सेल। तो टर्मिनल सेल के अक्रॉस जो है ये इसके भी बोल सकते हैं या इसके भी बोल सकते हैं, टर्मिनल सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, ओके। देखिए टर्मिनल पोटेंशियल भी बराबर क्या होता है, ई माइनस आई आर होता है, ठीक। टर्मिनल पोटेंशियल भी क्या होता है, ई माइनस आई आर। ई क्या है, ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ है, और आई क्या है, जो करंट यहाँ से निकला सेल से, ठीक। और आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक। तो ये ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जो पोटेंशियल होगा या ईएमएफ है उसमें से क्या होगा, कुछ इसका रेजिस्टेंस खाएगा, ठीक। तो टर्मिनल पोटेंशियल भी क्या है, ई माइनस आई आर हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं जो आई की वैल्यू, ये क्या होती है, जो आई की वैल्यू है ये क्या होता है, आई बराबर ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो देखिए जो इस सीरीज में जब ये बैटरी लगाते हैं तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस के सीरीज में ही लगता है, ठीक। तो जब बैटरी लगाते हैं तो सीरीज में ही लगता है, इसलिए क्या होता है, आई बराबर ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, याद कर लीजिए, ठीक। तो टर्मिनल पोटेंशियल भी क्या होता है, ई माइनस आई आर होता है, आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो दोनों इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो आर बराबर क्या होता है, ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। तो तीनों फॉर्मूला पहले आप तुरंत याद कीजिए, तो तीनों फॉर्मूला याद करेंगे तो तुरंत क्वेश्चन लगेगा। तो फिर से टर्मिनल पोटेंशियल भी क्या था, ई माइनस आई क्या था, ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। तो तीनों याद कीजिए पहले। तो न्यू 2 का क्वेश्चन है, क्या है, फॉर ए सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंट इज 2.24 वोल्ट है। तो क्या बोला, फॉर ए सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2.2 वोल्ट है, व्हेन सर्किट इज ओपन। यानी क्या बोला, ये ईएमएफ की बात कर रहा है, जब सर्किट में ओपन है तो उस टाइम जो पोटेंशियल है वो क्या है, 2.24 है, ठीक। तो यानी किसकी बात कर रहा है, ईएमएफ की बात कर रहा है, ठीक। ईएमएफ कितना है, 2.2 है। जब सर्किट ओपन, जब यहीं कनेक्ट नहीं है तो जो उसका सेल का पोटेंशियल होगा उसी को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, ओके। जब सर्किट ओपन है तो उस टाइम का पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ को बता रहा है, ठीक। तो ये क्या है, फॉर अ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट क्या है, ओपन है, एंड रिड्यूस टू 1.2 वोल्ट, और क्या होता है, रिड्यूस और घट जाता है, यानी क्या है, ये पोटेंशियल की बात कर रहा है, ठीक। ये ईएमएफ दिया है 2.2 वोल्ट, ठीक है, ये क्या दिया, पोटेंशियल क्या हुआ, घट गया, जैसे हमने इसको लगा दिया। व्हेन सर्किट इज कनेक्ट, जब हमने सर्किट को कनेक्ट कर दिया उसका पोटेंशियल कितना हुआ, रिड्यूस होकर 1.8 वोल्ट हो गया, ठीक। जब हमने क्या किया, व्हेन सेल इज कनेक्ट टू रेजिस्टेंस 5 ओम, जब हमने सेल को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया 5 ओम रेजिस्टेंस से। रिटर्न मान कीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस हमको सेल का बताना है। तो आर बराबर क्या होता है, ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर, ठीक। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यही है, आर बराबर ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर बराबर ई की वैल्यू कितना है, 2.2, वी की वैल्यू कितना है, 1/8 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 5। इसको ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1/8, और 2.2 में से इधर ऊपर जाएगा 1.8 क्या हो जाएगा, 0.4 बचेगा। 2.2 में से 1.8 जाएगा क्या होगा, 0.4 अपॉन 1.8 हो जाएगा। एलसीएम क्या था, 1.8 इंटू क्या है 5, ठीक। हो गया 5, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा 4/18 लिख सकते हैं, पॉइंट से ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो 4/18 हो जाएगा इंटू 5, यानी आपका हो जाएगा 20/18, ठीक। तो यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं 10/9, ठीक। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ए। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 10/9 है, ओके। देखिए ये 2007 क्वेश्चन है, क्या है, इन गिवन सर्किट फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल। तो कोई सर्किट है, इसमें हमको टर्मिनल पोटेंशियल बताना है, ठीक। तो देखिए आई बराबर क्या होता है, आई बराबर ई अपॉन, देखिए पहले सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है इसमें, देखिए हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है और पोटेंशियल दी है, ईएमएफ की वैल्यू दी है, ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ठीक। सब कुछ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ईएमएफ दिया है, और ये एक्स्ट्रा मतलब रेजिस्टेंस दिया है, ठीक। ये सब दिया है। अब देखिए हमको सब यहाँ पे करंट नहीं दिया, तो हमको यहाँ पे करंट चाहिए निकालने के लिए। तो आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होता है, ठीक। तो आई बराबर ई की वैल्यू कितना है, ईएमएफ 9 है, स्मॉल आर कितना है 1 है, और क्या 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कितना 9/3 हो जाएगा, ठीक। 9/3 यानी कितना हो जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा, ठीक। करंट कितना होगा 3 एम्पियर आ गया, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से करंट, अब हम यहाँ पे हमको पोटेंशियल पूछा है, टर्मिनल पोटेंशियल, तो वी बाई ई माइनस आई आर हो जाता है। तो वी बाई ई की वैल्यू कितना है, ईएमएफ 9 है, माइनस आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू कितना है, सॉरी 3 है ना, और इंटर रेजिस्टेंस कितना है, आर है, मतलब 1 है।
यानी कितना 9 माइनस का 3 यानी कितना 6 वोल्ट। यहाँ से आ गया 6 वोल्ट। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ का ही पोटेंशियल को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, तो इसी में इंटू कर दीजिए। ठीक, यहाँ हमको करंट मिल गया, यहाँ से करंट कितना गया 3 एम्पियर, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू कर दीजिए। ठीक, तो दोनों सीरीज में ही है, तो सीरीज में क्या होता है पोटेंशियल, सीरीज में करंट तो सेम होता है। चाहे यहाँ की बात करें यहाँ की बात करें, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, यानी यहाँ भी हो गया 6, तो बात वही हो गया। तो यहाँ की पोटेंशियल की बात करें चाहे इधर की पोटेंशियल की बात करें। ठीक, तो एनसीईआरटी आपको ऐसे निकाल के लिख के देता है सीधे सीधे V बराबर E माइनस आई आर। ठीक, मतलब ये इधर से भी निकालता है पोटेंशियल इन दोनों से। ठीक, या चाहे इसकी बात करें। ओके, तो एक तो आप इससे निकाल सकते हैं पोटेंशियल, एक दूसरे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, करंट निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, या तो इससे इंटरनल रेजिस्टेंस से भी आपको कुछ नहीं निकालना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला पता है तो आपको कुछ नहीं याद निकालना है, करंट भी नहीं निकालना है। R/E बाई V माइनस 1 इंटू R, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो R की वैल्यू कितना है 1 है, E की वैल्यू कितना है 9 है, V की वैल्यू हमको निकालना है -1 हमको लिखना होगा इंटू 2, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2, यहाँ क्या होगा 1/2 आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी आपको वही आएगा 6 वोल्ट आएगा। तो तीनों तरीके से आप कर सकते हैं, कुछ ऐसा अच्छा लगे। ठीक, तो आप सबसे अच्छा है पहले यही फॉर्मूला याद कीजिए रहिए, तो मतलब आपका दिमाग नहीं चला तो आप फॉर्मूला से तुरंत कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो सभी सेल को आप ग्रुप करते हैं, सभी सेल को लाइन से लगाते जाते हैं सीरीज में, तो क्या होता है। ठीक, जब आप सीरीज में लगाते हैं तो ई क्या हो जाएगा, ई लगाता है, मतलब ई आपको पता है सीरीज में क्या होता है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, ई क्या ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1 + E2 + E3, तो लाइन से सभी का ऐड करते जाएंगे। ठीक, अब बात करें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है आर इक्विवेलेंट क्या होता है R1 + R2 + R3 होता है सीरीज में। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है R1 + R2 + R3, और ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1 + E2 + E3। तो सीरीज में बहुत ईजी, सबको याद कर लीजिए। E1 क्या है E1 + E2 + E3, R क्या है R1 + R2 + R3। अब बात करते हैं यदि इसी जो सेल है अपने किसी का पोलैरिटी अपने रिवर्स कर दिया। ठीक, तो सभी ऐसे लगे, एक को हमने उल्टा कर दिया। ठीक, एक को हमने उल्टा रिवर्स कर दिया, तो जिसको उल्टा करें उसको माइनस कर दीजिएगा बस। ठीक, ये पोलैरिटी ऑफ एनी वन सेल इज रिवर्स, तो जिसको आपने उल्टा किया उसको आप माइनस कर दीजिएगा। तो ई इक्विवेलेंट क्या होगा E1 + E2 - E3 हो जाएगा। ठीक, और R1 तो वही सेम होगा, R इक्विवेलेंट की बात करें तो R1 + R2 + R3, R में कोई चेंज नहीं होगा, जब पोटेंशियल होगा यदि एक उल्टा करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो सीरीज में यही ग्रुपिंग है, आप याद कर लीजिए। अब बात करते हैं एन इक्वल ई और आर है, एन इक्वल इंटरनल EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, एन इक्वल लगाए गए हैं। ठीक, तो जब एन इक्वल से लगाए जाते हैं तो ई क्या हो जाएगा एन टाइम हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा एन टाइम ही हो जाएगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा ये भी क्या होगा एन टाइम हो जाएगा। तो आपका करंट का फॉर्मूला क्या होता है I बराबर, आप सीधे याद कर लीजिए, I बराबर ने ये बताया E बराबर स्मॉल r प्लस कैपिटल, ई क्या हो जाएगा एन टाइम ही हो जाएगा, स्मॉल r क्या हो जाएगा एन टाइम आर हो जाएगा। तो बस आपके लिए फॉर्मूला याद कीजिए, आपको बस पता चल जाएगा खुद, तो आपको बस दिमाग में चलना चाहिए, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो I बराबर क्या है एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल है। ओके, तो आप तुरंत दिमाग में ये सबको याद करिए कि क्या क्या सेम होता है, आप तुरंत कर लेंगे। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए सीरीज में क्या होता है ई इक्विवेलेंट क्या E1 + E2 + E3, आर इक्विवेलेंट क्या R1 + R2 + R3, एकदम सेम हो जाएगा सब। पोलैरिटी यदि किसी को रिवर्स कर देंगे तो एक को माइनस कर देंगे आप, जबकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी, R1 + R2 + R3 होगी। अब बात करते हैं एन इक्वल रेजिस्टेंस है, तो ई क्या हो जाएगा एन टाइम ई हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा एन टाइम आर हो जाएगा, इसलिए जो करंट जो होगा क्या होगा एन अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। ओके, देखिए पैरेलल में ये ग्रुपिंग ऑफ सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद है तो आपको किरचॉफ लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लूप लॉ जो होता है जो आप लगाते हैं वो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि ये फॉर्मूला याद है तो। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, ये आपके एनसीईआरटी ने दिया है। तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1/R1 + E2/R3 हो, अपन ऐसे ढेर सारे होंगे तो ढेर सारे हो जाएगा। तो ई इक्विवेलेंट क्या E1/R1 + E2/R2 अपन 1/R1 + 1/R2। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा E1/R1 + E2/R2 अपॉन A1/R1 + 1/R2। एक बार फिर से देख लीजिए ई इक्विवेलेंट क्या होता है E1/R1 + E2/R2 अपॉन 1/R1 + 1/R2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ई इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा E1/R1 + E2/R2 अपॉन 1/R1 + 1/R2। जो आर इक्विवेलेंट आएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2, ये क्या है पैरेलल में, इसीलिए 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा 1/R1 + 1/R2। ओके, तो पैरेलल में याद कर लीजिए ई की वैल्यू और आर की वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट याद कीजिए। सीरीज में तो सब ईजी है, ई भी क्या होगा जुड़ता जाएगा, आर भी क्या होगा जुड़ता जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं यदि वैन पोलैरिटी ऑफ एनी वन सेल इज रिवर्स, यदि मैं किसी एक सेल का पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो जिसको आप रिवर्स करेंगे उसको आप माइनस कर दीजिएगा। तो इक्विवेलेंट क्या है E1/R1 + E2/R2, और जिसको रिवर्स किया उसको -E2/E3/R3 कर देंगे। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, वैन पोलैरिटी ऑफ वन सेल इज रिवर्स, जैसे रिवर्स करेंगे उसको माइनस कर देंगे। इक्विवेलेंट क्या E1/R1 + E2/R2 -E3/R3 हो जाएगा अपन 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस वैल्यू सेम होगी। ठीक, माइनस की जो से फर्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस में। ओके, तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, चाहे कहीं लिख के आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे किरचॉफ लॉ में इसको ये लूप लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि याद है तो। ठीक, मैं अभी आपको दिखाऊँ।
अब देखिए बात करते हैं एन इक्वल सेल है, में सभी का रेजिस्टेंस और ईएमएफ सेम है, ठीक, सभी ईएमएफ और रेजिस्टेंस सेम है, ऐसे लगाए गए हैं, ठीक। तो उस टाइम जो ई होगा आपको पता है पैरेलल में ई क्या होता है, ई के बराबर होता है। जब पैरेलल में लगे हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। जितना यहाँ से पोटेंशियल जाएगा उतना इसमें जाएगा, उतना इसमें, तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो पैरेलल में ई लगा तो ई की वैल्यू सेम होगी। जो आई इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, आर बाई एन हो जाएगा पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बाई एन। तो ये दोनों पता है तो आप आई की फॉर्मूला लिख सकते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर बाई स्मॉल एन इंटू कैपिटल आर, ठीक। एक बार फिर से लिख लीजिए, पैरेलल में ई सेम होता है तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर बाई एन होगा, ठीक। तो आई करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बराबर ई अपॉन आर बाई एन प्लस कैपिटल आर, ओके। तो ये आपके नीट में ही है, ग्रुप ऑफ सेलिंग से क्वेश्चन है। टू बैटरी, वन ऑफ ईएमएफ 18 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड अदर ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर, देन वोल्ट मीटर रीडिंग इज। तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगा, तो एक क्या है 18 वोल्ट का है और 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरा क्या है 12 वोल्ट का है, 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको क्या किया गया है, पैरेलल में लगा दिया गया है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। हमको यहाँ पे वी की वैल्यू बताना है, ठीक। यानी हमको इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। तभी हमने आपको बताया था पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाई ई1 ई बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू अपन 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, ठीक। ई1 क्या है 18 है, 18/2 प्लस 12/1, 18/2 प्लस 12/1 अपन 1/2 प्लस 1, ठीक। यहाँ से कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 12 अपन ये हो जाएगा 3/2। यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 3/2, ठीक। 12 9 कितना हो गया 21, ये 2 ऊपर चला गया, 21 गुणे 2 अपन 3। यहाँ से अब 1 3 से, ये 3 से कितना हो जाएगा 7, 7 2 जा 14, ये 14 वोल्ट आ जाएगा। वी इक्विवेलेंट कितना आएगा 14 वोल्ट, तो ईजी है, ठीक। अब बात करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक। सॉरी किरचॉफ लॉ की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इसको हम करंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक। ये क्या होता है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग। तो जितना करंट आता है उतना करंट जाता है किसी जंक्शन पे। तो ये बोलता है जितना करंट आ रहा है वो बराबर होगा जितना करंट जा रहा है किसी जंक्शन पे, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे I1 और I2 क्या आ रहे हैं, I3 और I4 जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। अब इस ऐसा भी लोग बोल सकते हैं कि पूरे जंक्शन पे नेट करंट क्या होगा, जीरो होगा। नेट करंट क्या होगा, जीरो। कितना जितना आ रहा है उतना चला जा रहा है, तो नेट करंट क्या होगा, जीरो। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इसको इधर भेज देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। नहीं तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, यहाँ 2 करंट आया, यहाँ 3 करंट आया, ठीक। और यहाँ से कितना करंट गया, 5 करंट। तो 2 करंट आया, 3 करंट आया, 2 करंट आया और 3 करंट आया, और यहाँ से कितना गया 5 करंट, ठीक। 2 और 3 यहाँ इक्वल हो जाएंगे, करंट जितना आया उतना चला गया 5 करंट। यानी कि नेट करंट क्या होगा जंक्शन पे, 5 को इधर बेचेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो नेट करंट किसी जंक्शन में क्या होता है, जीरो होता है। ये भी हम लिख सकते हैं। ये किस पे बेस है, बेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन है चार्ज पे, कंजर्वेशन पे बेस है, ओके। अब बात करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ या वोल्टेज लॉ भी इसको बोलते हैं, ठीक। क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो, ठीक। एल्जेब्रिक सम होता है जो चेंज इन पोटेंशियल का वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। किसी लूप में, ये कोई बंद कोई क्लोज लूप है, इसमें एल्जेब्रिक सम जो होता है पोटेंशियल का, चेंज इन पोटेंशियल का वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप, कोई क्लोज लूप में क्या होता है, जीरो होता है, ओके। ये किस पे बेस है, बेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप क्वेश्चन लगाएंगे, ओके। देखिए हमेशा किरचॉफ लॉ का जो वोल्टेज लॉ है इसको लगाने के लिए हमेशा हम पाथ मानते हैं, अपने से डायरेक्शन आप मानेंगे पाथ का, और वही पाथ आप चलते रहेंगे, ठीक। तो आप जो डायरेक्शन मानेंगे उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे, ठीक। अब हमेशा आपको पाथ मानना होगा अपने आप से, ठीक। देखिए सबसे हम रेजिस्टेंस के लिए लिख लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है, ठीक। ये क्या है, करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है। जैसे आप चल रहे हैं करंट का भी डायरेक्शन वैसे ही है, ठीक। तो डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल क्या गया, माइनस आई आर लिखेंगे, ठीक। जैसे आप चलें करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है तो माइनस हो जाएगा आई आर, ठीक। तो जैसे हम चलेंगे वैसे चलेंगे तो क्या होगा, माइनस आई आर। अब बात करते हैं करंट का डायरेक्शन और पाथ डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या होगा, डेल्टा वी मैंने करंट का पोटेंशियल क्या होगा, प्लस आई आर हो जाएगा, ओके। एक बार फिर से देख लीजिए, पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में तो डेल्टा वी पोटेंशियल क्या होगा, माइनस आई आर। जब पाथ और करंट अलग डायरेक्शन है तो पोटेंशियल क्या होगा, प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं फॉर सेल के लिए। अब देखिए मान लीजिए हम किसी सेल में चल रहे हैं, ठीक। तो आप ऐसे चल रहे हैं, आपका पाथ ऐसे है, तो हमेशा जो आखिरी में आएगा वही हम देते हैं, ठीक। तो आखिरी में कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव वाला, तो डेल्टा वी के पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, माइनस भी लिखेंगे, ठीक। तो अब जब भी चलेंगे पोटेंशियल और पाथ सेम डायरेक्शन में, ठीक। अरे सॉरी जब भी आप चलेंगे तो पहले जो आखिर में जो टर्मिनल आएगा वही हम लिखेंगे, ठीक। आखिर में क्या है, नेगेटिव टर्मिनल आया, अपने ऐसे चला तो आखिर में क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, इसे भी बड़ा क्या लिखेंगे, माइनस भी। आपने जब ऐसे चला तो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसे भी प्लस भी लिखेंगे। हम क्वेश्चन लगाएं तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आपको
देखिए नीट 2007 क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इक्वेशन फॉर, तो इसमें कौन सा इक्वेशन है जो है करेक्ट बता रहा है, ठीक। ये आपके 4 एनसीईआरटी में दिए इक्वेशन, इसमें कौन सा करेक्ट बता रहा है। तो देखिए ये सर्किट दिया है, ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये I1 करंट जा रहा है, यहाँ से I2 करंट जा रहा है, ठीक। यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा हम ये पहले देख लेते हैं करंट लॉ से, ठीक। यहाँ से I1 गया, यहाँ से I2 गया, तो नेट करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक। तो यहाँ पे नेट करंट क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक। तो चलिए पहले पे हम अपना लूप में लगाते हैं, अपना लूप लॉ लगाते हैं, ठीक, पहले वाले में। तो देखिए पहले का डायरेक्शन हमने ऐसे मान लिया, ठीक, क्लॉकवाइज ऐसे हमने माना है। इसको हम एरो में करके भी ऐसे दिखा सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसी को हमने एरो कर दिया ऐसे से, ये हमारा डायरेक्शन ऐसे वाला है, ठीक। तो देखिए हमें पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल से, ठीक, ई। तो देखिए ई का हमने जब ऐसे चला था हमारी कौन सा आया पॉजिटिव टर्मिनल आया, तो क्या लिखेंगे पॉजिटिव वाला ही लिखेंगे, तो E1 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए हमारा फिर यहाँ हम ऐसे चलते हैं, फिर यहाँ आ गया रेजिस्टेंस, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन देखिए सेम है, हमारा भी डायरेक्शन सेम है और करंट का डायरेक्शन भी सेम है, ठीक। तो करंट भी कैसा है ऐसे ही आया, ठीक, करंट भी ऐसा है, हमारा डायरेक्शन भी सेम है और करंट का भी डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या होगा माइनस लिखेंगे, ठीक। माइनस I1 प्लस कौन सा करंट I1 प्लस I2 है, यहाँ से निकल के कौन सा गया I1 प्लस I2 इंटू R हो जाएगा, ठीक। वो भी क्या होगा माइनस, ये हम लोग का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होगा तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, ओके। अब बात करते हैं फिर यहाँ पे हम आए, तो फिर यहाँ पे आते देखिए फिर अब देखिए करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन क्या है फिर सेम है, देखिए यहाँ भी करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन क्या है सेम है, करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन सेम है, ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक। तो करंट का डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन फिर सेम है, तो क्या होगा माइनस I1 इंटू R1 हो जाएगा, ठीक। माइनस I1 यहाँ पे कौन सा करंट I1 है इस वाले में, ठीक, तो माइनस I1 इंटू R1, ओके, माइनस I1 इंटू R1 हो जाएगा, ठीक, इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यही लूप समेशन ऑफ जो होता है, समय ऑफ चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है, तो यही होता है, बस हमने यहाँ पे सभी का पोटेंशियल का लिख दिया समेशन, वो क्या होगा 0 का किसी लूप में है, ओके। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें अपना डायरेक्शन देखिए हम वैसे चलेंगे, हम अपना डायरेक्शन ऐसे मान लिए, ठीक, डायरेक्शन मानेंगे। अब देखिए हमारा पहले हम ऐसे चलें तो हमारा एरो यहाँ पे कौन आया पॉजिटिव टर्मिनल आया, तो इसलिए अंतिम वाला जो टर्म है वही लिखेंगे, तो पॉजिटिव E1 लिखेंगे, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ चले, यहाँ देखिए करंट क्या है I1 प्लस I2 है इंटू R, और हमारे करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन सेम है, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आता है देखिए यहाँ हमारा डायरेक्शन भी करंट डायरेक्शन सेम है, तो माइनस I1 इंटू R1 हो जाएगा, ठीक, इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये लूप के लिए हो गया। अब इस लूप के लिए लिखते हैं आइए, तो इस लूप में भी हम ऐसे ही डायरेक्शन मान लेते हैं, कोई भी मान लीजिए, अब उल्टा भी मान सकते हैं, तो भी आंसर वही आएगा, ठीक। बस आएगा यहाँ पॉजिटिव निगेटिव में आ जाए, इसको इधर भेज देंगे वही आ जाएगा, ठीक। तो हमने अपना डायरेक्शन ऐसे ही मान लिया है, ठीक। देखिए ये क्या है, यहाँ निगेटिव टर्मिनल है, जब हमने ऐसे चला तो कौन सा निगेटिव टर्मिनल, तो माइनस E2 लिखेंगे, ठीक। अब ये क्या है I2 है और ये क्या है R2 है, तो क्या है माइनस, और देखिए हमारा डायरेक्शन भी सेम है और करंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो माइनस I2 इंटू R2 लिखेंगे, हमारा डायरेक्शन भी सेम है करंट डायरेक्शन भी सेम है, माइनस I1 इंटू R2। अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक। अब फिर ऐसे गए, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे करंट डायरेक्शन ऐसे है, ठीक, यहाँ पे आपने दिखा है, ठीक। उस वाले लूप में कैसे था इधर था, तो करंट का डायरेक्शन इधर इधर है, ठीक। अब हमने कैसे चला इधर, यहाँ पे कौन सा नेगेटिव वाला टर्मिनल आ गया, तो माइनस E1 लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है नेगेटिव, माइनस E1। अब फिर देखिए हम ऐसे चल रहे हैं, करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक, हम ऐसे चल रहे हैं करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है, तो माइनस ये हम लोग का डायरेक्शन भी हम इधर चल रहे हैं करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा तब, तो प्लस I1 इंटू R1 हो जाएगा, ओके। जैसे मैंने था वैसे ही बताया, ठीक। इसको स्टॉप करके आप अपने इसकी जितना हो तो ओके। तो ये एक इक्वेशन हमारा ये बन गया, एक इक्वेशन बन गया। तो पहला वाला क्या बता रहा है, पहला देखिए E1 माइनस I1 प्लस R2, I1 प्लस I2 इंटू R बराबर ये, तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ नहीं है, यहाँ माइनस है पर यहाँ पे I2 इंटू R2 भी है, E1 है, बस यहाँ पे प्लस के जब माइनस आ गया कुछ है, ठीक, इसलिए ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा ए, ओके। देखिए ये क्वेश्चन में नीट में टेस्ट में भी अच्छा खासा ऐसे क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक। ये कोई ए है बी है, हमसे क्या पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, मतलब VA माइनस VB पूछा है हमसे, VA माइनस VB की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो हमेशा जब निकलना होगा पोटेंशियल, जैसे पाथ बनाएंगे वैसे ही लिखेंगे, ठीक। तो मान लीजिए हमने पाथ ऐसे मान लिया, अपना पाथ हमने ऐसे माना है, ठीक। तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंट लिखा जाता है, ठीक। तो पाथ हमने ऐसे बनाया तो हमेशा ऐसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिखते हैं। तो हमने पाथ अपना ऐसे बनाया तो हमें पोटेंशियल क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल क्या है VB है, इनिशियल पोटेंशियल क्या है ये। जब ये पाथ बनाएंगे तो हमेशा ऐसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखते हैं, ठीक। हमारा पाथ ऐसे हमने बना दिया, जब उल्टा बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, VA माइनस VB लिखेंगे। तो हमने अपना पाथ क्वेश्चन में ऐसे बनाया, ठीक। चलिए हमने ऐसे बना दिया, अब आप ऐसे भी बना के उल्टा भी बना कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे बनाए वैसे चलिए लिखते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम ऐसे चले निगेटिव टर्मिनल ऐसे क्या है 9 वोल्ट हो गया, ठीक। अब इसमें क्या है 1 ओम रेजिस्टेंस है, करंट कितना इधर है, हमारा पाथ भी इधर है और करंट भी इधर है, तो माइनस में होगा वैल्यू, ठीक। तो -3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 मतलब -3 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या है फिर इधर चले, फिर क्या नेगेटिव टर्मिनल है तो क्या है -8 आ गया, फिर इधर हम चले तो यहाँ भी करंट का डायरेक्शन क्या है इधर ही है और हमारे पास भी इधर ही का है, ठीक।
तो क्या हो जाएगा -3 इंटू 3 हो जाएगा, -2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, अब फिर हमने क्या इधर चले तो यहाँ के -7 पोटेंशियल आ गया। ओके, सभी को जोड़ दीजिए तो -9 -3 -8 -6 -7, इस सभी को आप जोड़ोगे तो -33 आएगा। लेकिन हमसे हमारे आंसर क्या है VB माइनस VA, लेकिन तो पूछा क्या है VA माइनस VB पूछा है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड B के बीच पूछा है, लेकिन हमारा आंसर क्या है VB में, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो VA माइनस VB का जो है 33 हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा जब भी आप लिखेंगे ऐसे जहाँ पाथ बनाएंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंट लिखेंगे, पाथ बनाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंट क्या होगा VB माइनस VA लिखेंगे। ओके, आपको और जो तरीका अच्छा लगता है कर दीजिएगा, पर ये तरीका मेरा है। ओके, एक क्वेश्चन है, ये 2007 क्वेश्चन है, फाइंड द करंट फॉर द BD के थ्रू हमको करंट बताना कितना होगा। ठीक, तो देखिए ये सर्किट बनाया ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे अपना वो भी लगा सकते हैं कि किरचॉफ लॉ लगाइए, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, रियली बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। चाहिए तो अभी अपना फॉर्मूला लगाइए, आपने मैंने बताया था पैरेलल में, हमने क्या आपको बताया था पैरेलल में सेल कॉम्बिनेशन को हमने क्या बताया, सेल का कॉम्बिनेशन बताया था ना पैरेलल के लिए। ये क्या था E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 पर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सीधे ये लगाए तुरंत क्वेश्चन होगा। ठीक, लूप आपको लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हम जल्दी लगाते हैं। अब देखिए ये क्या है E1, पहले हम मान लीजिए इधर से लेते हैं, ये वाला लूप लेते हैं। यहाँ पे क्या है 30 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, 30/3 हो जाएगा इधर के लिए, ये लूप के लिए 30/3 इधर वाले का तार का। अभी सारे तार का देख लेते हैं, इसमें क्या है कोई पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है, इसलिए क्या हो जाए 0 हो जाएगा। ठीक, इसमें पोटेंशियल नहीं है, इसके लिए क्या हो जाए 0 हो जाएगा। तो E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, E3/R3 क्या हो जाएगा, यहाँ का कितना पोटेंशियल 60 है, अपन कितना है 6 है, 30/6 है, सॉरी 30/6 हो जाएगा। अपन R1 R2 R3 का रेशियो ले लीजिए, तो R1 कितना है 1/3, R2 कितना है 1/3, और ये भी कितना है ये जो है ये R3 कितना है 1/6, क्योंकि एक्चुअली हमसे पूछा कि इसमें इन दोनों के बीच हमको पोटेंशियल पूछा है। ठीक, तो चाहे इसकी बात करें, ये तीनों क्या है पैरेलल में, तो इसलिए हमारा ये लग जाएगा, क्योंकि जो हमारे लूप बनते हैं वो पैरेलल की तरह ही बनते हैं। ठीक, इसलिए हमारा तुरंत एक लग जाए, जहाँ भी लूप की बात हो अब तुरंत ये फॉर्मूला लिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी लूप बनेंगे वो पैरेलल ही बनेंगे। ठीक, बात करेंगे यहाँ पे अधिक सेल आ जाएंगे, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। ठीक, तो जहाँ भी आपको लूप ऐसे दिखे तो बस तुरंत ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक, जितने भी तार होंगे वो सभी क्या होंगे पैरेलल, आपको हमेशा ये दोनों पॉइंट पर पूछ देगा, या यहाँ भी पोटेंशियल देगा तो भी वही आंसर आएगा। ओके, क्योंकि क्या है सभी पैरेलल में। ओके, तो पैरेलल पोटेंशियल सेम होता है। ठीक, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, कितना 10 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, और इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये ऊपर हो गया 10 + 5, इसका एलसीएम कितना हो गया, ये एलसीएम 6 हो गया, इधर हो जाएगा 2 + 2 + 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा ऊपर, ये वाला कितना, ये उधर हो जाएगा 15 इंटू ये हो जाएगा आपका 5। ठीक, 5 और 5 6 हो जाएगा, 6 जो होगा ऊपर चला जाएगा, तो 15 × 6/5, यहाँ 5 ये 3 आ जाएगा, यानी आ जाएगा आपका 18 वोल्ट। ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 18। तो हमसे ई की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे वैल्यू क्या पूछा है, ई इक्विवेलेंट नहीं पूछा, हमसे पूछा है BD के बीच कितना करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो बात करें, यहाँ पोटेंशियल की बात करें, चाहे इधर की बात करें, चाहे इधर, सब जब पोटेंशियल हमको पता चल गया। जब यहाँ हमें पोटेंशियल पता चल गया है तो यहाँ पे हमको करंट आप निकाल ही सकते हैं। तो V बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है V/R। ठीक, तो यहाँ पे हमको V की वैल्यू पता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 18 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 है, 18/3 यानी कितना हो गया हमारा 6 एम्पियर करंट, आंसर आ गया। ठीक, अब इसी को आप करंट लॉ लगाइए, तो पहले यहाँ पे करंट की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ कितना करंट गया ये बांटेंगे, फिर इसका लूप लगाएं, फिर ये लूप लगाएं, फिर दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो आप सीधे यहाँ से ये लगा के तुरंत आप क्वेश्चन ला सकते हैं आंसर का। देखिए JEE का क्वेश्चन है। ठीक, सेम क्वेश्चन है JEE की तरह, बस यहाँ पे क्या है पोटेंशियल, देखिए यहाँ पे 2 पोटेंशियल है। ठीक, 2 बैटरी है। ठीक, तो पहले हम इसको पोटेंशियल पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो देखिए दोनों का टर्मिनल सेम है, टर्मिनल अलग अलग होता तो माइनस हो जाता है। ठीक, सेम टर्मिनल के है, यानी कितना हो गया 30 60 हो गए, इधर कितना हो गया 60 हो गया, दोनों घटा के हम 7 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये 60 हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया, देखिए पूरा ये जो है सीरीज में ही है ना, ये इधर का सीरीज है, ये क्या ये अलग है, ये अलग है, तो इस सभी को आप जोड़ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ के लिए पोटेंशियल इसके लिए, ठीक, इसके लिए पोटेंशियल यहाँ 2 हैं, 30 60 हो गया पोटेंशियल। यहाँ पे कितने हैं रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस 6 6 12, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 12, तो इसको हटा के हम एक अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम यहाँ बना दे सकते हैं, एक पोटेंशियल है 12 60 वोल्ट का, रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम का रेजिस्टेंस, ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक, इसको हटा के लिख के। ठीक, ओके, अब यहाँ पे देखिए इसके लिए भी देखिए, यहाँ पे लेके सेलेक्ट, यहाँ आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है 6 3 3 6, यानी कितना है 6, इन दोनों हटा के हम 6 ओम का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक है, यदि आप चाहें तो लूप लॉ भी लगा सकते हैं। ठीक, अभी बस अपना फॉर्मूला E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 पर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये इसकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 6 वोल्ट थी, इसको दोनों को सॉल्व किया कितना 6 हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना 6 6 12 हो गया, तो 6/12 हो गया सीधे सीधे। ठीक, इसका इसमें कोई नहीं है पोटेंशियल। ठीक, यहाँ भी होता तो हम कर देते थे, यहाँ है नहीं, कोई 0 है पोटेंशियल, यहाँ 0 हो जाएगा प्लस। अब इधर के देखिए इधर कितना है पोटेंशियल 30 वोल्ट का है,
और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का है, ठीक, 3 3 6 हो गया, ठीक। अपन एलसीएम में लीजिए 1/12, ये रेजिस्टेंस कितना था यहाँ पे 12 हो गया था, 1/12 प्लस 1/4, ये देखिए 3 3 6 का 1/6 हो गया था, ठीक। बस इसको सॉल्व कीजिए, हो गया 12 5 6 60, ये भी हो गया 5, ठीक, ये हो गया ऊपर 5 हो गया, ठीक। इसका एलसीएम लेंगे आपका तो आ जाएगा 12, ठीक। 12 के एक कम 12 ही ऊपर एक ही जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक, ये जाएगा 2, ठीक। अब बात करते हैं इधर हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया 10, ये नीचे 12 ऊपर चला जाएगा, ये 3 2 5 1 6, ठीक, ये हो गया 2 बार में कटेगा, यानी आपका 20 वोल्ट आएगा, ठीक। तो ये आपका जो पी और क्यू के बीच क्या होगा आपका, पी और क्यू के बीच हमको मिल गया पोटेंशियल। हम यहाँ का करंट पूछा है, ठीक। तो आई बराबर क्या होता है V/R लगाइए, आई बराबर V/R, हमको पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है इसके अबाउट, ठीक। इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 है, ठीक। तो कितना है 5 एम्पियर आ जाएगा, तो आंसर का आंसर होगा बी, ठीक। तो ये आपका जेई का क्वेश्चन है, पर आप ट्रिक से सॉल्व कर लेना तो आप करंट लूप लॉ लगाइए तो भी होगा। तो ये नीट 2011 क्वेश्चन है, क्या है, इन अ सर्किट शोन इन अ फिगर इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी 0, ठीक। तो पोटेंशियल ए पे हमें बता दिया 0 है, ठीक। द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो ये बी पे पोटेंशियल क्या होगा हमको ये पूछा है, ओके। तो देखिए ये कुछ ऐसा अजीब सा सर्किट बना है, यहाँ पे R2 दिया है, 1 दिया है, अन्य का बन दिया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ही नहीं दिया है, R1 R2 दिया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ही नहीं दिया है, ठीक। यहाँ पे केवल देखिए यहाँ वाला रास्ता हमको दिया है, ठीक, इधर से इधर वाला रास्ता, देखिए ये वाला रास्ता हमको दे दिया है, ठीक। तो हम यही वाला रास्ता लगा सकते हैं, ठीक। तो जो ये नहीं कि हम केवल लूप ही लें, ऐसा नहीं है, ठीक। हम लूप पे अलग वाला भी ले सकते हैं, ठीक, उधर का भी पोटेंशियल ऐड हो सकता है, ठीक। तो ये नहीं कि लूप लॉ में ये बोलते थे ना कि आपके लूप में ही जो होता है नेट, जो होता है करंट नेट पोटेंशियल का जो होता है समय पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, नहीं, आप इससे भी ले सकते हैं तो भी 0 होगा, ठीक। तो अब ये रास्ता भी ले सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमने अपना पाथ ऐसे बना लिया, ठीक, ये ऐसे करके पाथ अपना बनाया, तो जैसा पाथ बनाएंगे वैसे ही चलेंगे, ठीक। तो अपने पाथ ऐसे बनाया, तो हमें ऐसे पोटेंशियल हम कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, ठीक। हमने यहाँ से यहाँ गया तो इसे फाइनल माइनस इनिशियल, इसे कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है V है माइनस V हो जाएगा, ठीक। पोटेंशियल ऐसे हम चल रहे थे, फाइनल माइनस इनिशियल V माइनस V है। अब देखिए पहला क्या है, यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर है, ये 1 वोल्ट, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव 1 वोल्ट हो गया, ठीक। जैसे हम चलें वैसे हमारा डायरेक्शन भी है क्या है पॉजिटिव वाला, फिर क्या है इधर चलें, करंट देखिए नीचे की ओर आ रहा है और हमारा डायरेक्शन क्या है इधर की ओर है, मतलब हमारा ये क्या अपोजिट डायरेक्शन है, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2 × 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। अब देखिए हमने क्या हुआ, हम ऐसे अब चलें, अभी कौन सा नेगेटिव वाला पॉइंट है तो क्या होगा -2 हो गया, ठीक। अब इक्वल ये ऐसे हो गया, अब देखिए -2 ये कट जाएगा, ये V माइनस V वाला क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है। ये V ऑलरेडी बोला 0 है पॉइंट ए पे, तो पॉइंट बी में हमारा पोटेंशियल कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया, ठीक। तो जरूरी नहीं कि हम ऐसे चलें लूप में ही ले, हर सबका समेशन क्या होता है 0 होता है, ठीक। आप कोई रास्ता लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको ये भी क्लियर होता है, तो आंसर कौन सा होगा बी, ओके। तो यहाँ में अपना लेक्चर खत्म करते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक। रही बात हम आपको पोटेंशियल मीटर और पावर और पोटेंशियल मीटर जो है अलग अलग चैप्टर में लेके आएंगे, ओके। पावर बचा है, पोटेंशियल मीटर बचा है और आपका गैल्वेनोमीटर बचा है, ये 3 टॉपिक बताया, उसको मैं अलग चैप्टर से मतलब अलग बनाऊँगा, 15-20 मिनट का है, 15 मिनट का और है, ओके।